ओल्डर वुमेन सबसे बड़ी रिग्रेट क्या होती है? मेनोपॉज के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेडीज को होती है एक्स एंड पेन्स बिकॉज ऑफ बैड डाइट। उनको लगता है वॉकिंग कर लिया बस बहुत हो गया। हस्बैंड का रोल क्या रहता है मेनोपॉज के दौरान? सबसे ज्यादा जरूरत अगर उनको कभी है एक दूसरे की तो मेनोपॉज और उसके बाद के जीवन की कॉन्वर्सेशन, डेट्स। हमको लगता है डेट्स हमारी अंगेज में होती थी, इन दिनों भी हस्बैंड वाइफ को डेट में जाना चाहिए। ये जो ओजेम्पिक और मोंजारो का ट्रेंड आया, ये आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इट्स अ विशियस साइकिल, उसके साइड इफेक्ट्स काफी हैं। बेसिकली आप बॉडी के साथ खेल रहे हो। देयर इज चांस ऑफ थायराइड कैंसर। मैं किसी मेरे क्लाइंट को ये नहीं बोलूंगी कि आप ये शुरू करो। B12 और D3 बॉडी में क्यों चाहिए? B12 and D3, it's a widespread deficiency for all. Long-standing B12 deficiency can cause irreversible nerve damage. Doctors have found a direct relation. जिसकी D3 कम होती है, कैंसर रिस्क बढ़ जाती है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेनली हीरो इंग्रेडिएंट प्रोटीन ही है। हाँ, बट ये भी एक ट्रेंड हो गया है। हमारे पास जो भी लेडीज आती हैं, उनको लगता है कि कार्ब्स को छूना ही नहीं चाहिए, तो वो उनका ब्रेकफास्ट होगा चिल्ला, लंच में होगा पनीर या चीज, एंड डिनर में चिकन या फिश, वो भी खराब। तो एक बैलेंस जरूरी है। मैम एज अ डाइटिशियन आप क्या कहना चाहोगे स्लीप सप्लीमेंट्स को लेकर? स्लीप की जो प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 50% से ज्यादा लोग जो आते हैं उनको न्यूट्रास्यूटिकल्स देने पड़ते हैं नींद के लिए। इन सबसे अगर आपको बचना है तो सबसे जरूरी है भारत में मैंने नोटिस किया वो सारे प्री डायबिटिक होते हैं। द बिगेस्ट एडिक्टिव फूड इज शुगर। 60 to 70% जो मेनोपॉजल विमेन आती हैं उन सबको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। डायबिटीज एक तरह का दीमक होता है, हमारे शरीर को अंदर से खा जाता है अगर वो कंट्रोल नहीं करते हम। दोस्तों मैं मानता हूँ कि हमारे देश को, इंडिया को, इंडियन डाइट गाइडलाइंस की ज़रूरत है। स्पेशली अगर हम ओल्डर जनरेशन के बारे में बात करें, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के बारे में बात करें, तो बहुत ज़्यादा डाइट गाइडेंस की ज़रूरत है। इसलिए आज के एपिसोड में हमारे साथ है सुमन अग्रवाल मैम, जो इंडिया की एक टॉप डाइटिशियन है। पिछले 25 ईयर्स से हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स को गाइड कर रही है। पर आज का एपिसोड है स्पेशली मेनोपॉजल लेडीज़ के लिए, ओल्डर वुमेन जो ओल्ड एज के साथ डील कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक यंग प्रोफेशनल हो, मैं जानता हूँ कि आप भी एजिंग पेरेंट्स के सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हो। ये वाला एपिसोड अपने पेरेंट्स को भेजना और आप खुद देखना, ताकि आप डिटेल्ड ओल्ड एज डाइट गाइडलाइंस समझे और अपनी पूरी फैमिली को हेल्प करें इस एपिसोड के थ्रू। TRS is back and I'm happy to bring you this very value adding episode. Enjoy. इस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एपिसोड में स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है। आई नो कि आप 20-25 सालों से बहुत सारे लोगों को डाइट में हेल्प कर रहे हो मैम। यस। तो वो एक इमोशनल जोन में आकर आप डाइट के बारे में समझाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, वो तो है ही। और रणवीर, मैं भी जानती हूँ कि आपका जो पिछला 1-1.5 महीना है बहुत ही मुश्किल गुजरा है। और एज अ मदर मैं समझ सकती हूँ माँ के हिसाब से कि आपने किस मुश्किलों से आप गुजरे हैं, और मैंने बहुत फील किया है उन दिनों आपके लिए। बट मुझे इतना पता है कि ये एक छोटा सा पड़ाव था और एक सबक सिखाने वाली चीज़ थी, बट आपके भविष्य में कुछ भी बदलेगा नहीं, बल्कि अच्छा ही अच्छा होने वाला है। हर पड़ाव हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, पर इट्स ओके। हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं और हमेशा आपके पीछे खड़े हैं। थैंक यू मैम। इमोशनल हुए बिना मैं बस यही कहूँगा कि जो भी हुआ इस पूरे फेज़ में बहुत सपोर्ट मिला था। बहुत मैसेजेस आए थे, जितने भी लिसनर्स ऑफ द शो हैं आपकी भी मैसेज आई थी। जब सबसे मुश्किल समय से गुजरना था तो मैसेजेस, आप लोगों के आशीर्वाद ने हेल्प किया था। तो ये मेरा थैंक यू है सारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आई नो कि बहुत सारी मम्मीज़ ये पॉडकास्ट देखती हैं। तो
उन सारों के लिए आज का ये स्पेशल मम्मी ओरिएंटेड एपिसोड। ओके, बहुत अच्छा। पहले तो आपसे डायरेक्टली डाइट के बारे में पूछूंगा, ओके, ज़रूर ज़रूर। क्योंकि हमने एक बहुत महावायरल वेट लॉस एपिसोड बना दिया है पास्ट में। आई थिंक 1 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, हाँ, ऑफ कोर्स। मोर देन 3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड वो काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इतनी अच्छी लगी उनको कि उनकी जो भी भ्रांतियाँ थी, जो लोग जो अपने डाइट में जो गड़बड़ी करते थे और ये सोचते थे कि हमको केवल 7 बजे तक खाना चाहिए, और जो भी मैंने बताया उन लोगों को बहुत सीधे सिंपल शब्दों में जो बताया बहुत अच्छा लगा। और ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि जो आप कंटेंट क्रिएट करते हो, सो मिलियंस एंड मिलियंस लोग वो देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि हमको फैड्स फॉलो नहीं करना है। हमको कि चलो दूध बंद कर दो, चाहे खाना आप 16 घंटे की फास्टिंग करो। उनको समझ आता है कि हमको टाइम पे खाना है और अच्छे से खाना है, इस ढंग से अपनी सेहत बना के रख सकते हैं। और तो थैंक यू फॉर दैट आई थिंक यही ड्यूटी है कंटेंट की दुनिया में, क्रिएशन। कि लोगों की हेल्प कर दो कंटेंट के थ्रू। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछूंगा ओल्डर विमेन डाइट्स के बारे में। ठीक आई फील कि मेनोपॉज के बाद बहुत कुछ बदलता है एक वुमेन की बॉडी में, है। बायोलॉजिकली स्पीकिंग। पर पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे बड़ी रिग्रेट क्या होती है ओल्डर वुमेन की? वो एक ऐसी चीज़ क्या होती है जो हर कोई कहता है कि यार काश मैंने पहले ये बदला होता खुद के डाइट में। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मैं आपको सच बताऊं, डाइट से ज़्यादा जो उन्होंने नहीं किया उनका उसको अफसोस होता है। वो क्या नहीं किया? मसल ट्रेनिंग। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारी उम्र किस तरह से लॉन्जिविटी जो हम चाहते हैं कि हम 60, 70, 80 साल की उम्र में बिना लकड़ी के चलें या हमको कोई तकलीफ़ ना हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी मापदंड क्या है? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? कितना मसल हमारे शरीर में है, उतने ही आप यंग हो। तो मैंने देखा है कि 50 साल के बाद में एक्चुअली मसल लॉस शुरू हो जाता है हमारे बॉडी में स्लोली 40 साल की उम्र के बाद। अगर हम उस पे ध्यान न दें, क्योंकि हम आजकल सिटी लाइफ में जीते हैं, शहरों में जीते हैं, हम फिज़िकल वर्क ज़्यादा नहीं करते, हर चीज़ के लिए हमारे पास स्टाफ होते हैं, या अब तो हम ग्रोसरी है, चाहे सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, हम ऐप पे मंगाते हैं। अब तो हम रेस्टोरेंट भी नहीं जाते हैं, उसके लिए भी ऐप है। इसकी वजह से चूँकि हमारे कदम कम हो गए हैं और हम फिज़िकल वर्क नहीं करते, तो मसल लॉस बहुत रैम्पेंट हो गया है। तो जैसे कि मैंने देखा है ओल्डर वुमेन के घुटनों में दर्द, नी सर्जरीज, बैक में पेन, स्पॉन्डिलाइटिस और शोल्डर पेन, प्लांटर फसाइटिस। एवरी वुमन हु इज़ बिटवीन द एज ऑफ 50 to 70, हार्डली कोई एक ऐसी आती होंगी जिनको इन समय कोई शिकायत ना हो। मसल और बोन प्रॉब्लम्स, मसल एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ओके। एंड वही सब उल्टी सीधी डाइटें कर करके कि हमको दूध छोड़ देना है तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कम खाना है तो वेट लॉस चाहिए तो हम थोड़ा कम खाएंगे, या हम आईएफ करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो हम 7 बजे खाना बंद करेंगे, सुबह हम 11 बजे खाएंगे। अरे तो 16 घंटे के टाइम में आप तो जगे हो, तो उसमें अगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा आपके बॉडी में? जितना फैट वो यूज़ हो जाएगा, बाद में मसल यूज़ होता है, सो दे स्टार्ट लूजिंग मसल। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसकी वजह से बहुत मसल लॉस करती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एंड सेकेंड प्रॉब्लम जो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी गलती डाइट में करती हैं, वो अपने प्रोटीन को मैनेज नहीं करती। तो एक तो मसल क्योंकि ट्रेनिंग नहीं करती, वेट ट्रेनिंग हो, चाहे योगा हो, चाहे पिलाटेस हो, कुछ भी, स्विमिंग करिए, कुछ भी करिए। दूसरी कि अपनी प्रोटीन का ध्यान नहीं रखती, तो प्रोटीन इतना कम कर लेती हैं वेट लॉस करने के लिए कि तो फैट बढ़ते जाता है, मसल कम होते जाता है, मेटाबॉलिज्म गिरते जाता है, तो थोड़ा खाते हैं तो वजन बढ़ता है, तो और कम खाते हैं तो और मसल लॉस होता है। इट्स अ विशियस साइकिल, जो कि उसके बाद वो सब नी सर्जरी है तो बैक सर्जरी है तो स्पॉन्डिलाइटिस है, बस ये सब ही चलता है। ओके, थोड़ा सा समराइज कर दूंगा। आप प्लीज़ करेक्ट कर दो या ऐड कर दो चीज़ें। आप बेसिकली ये कह रहे हो कि मेन चीज़ है कि आपको अपने बॉडी पे मसल मेंटेन करके रखना है, और हो सके तो वो मसल को इंक्रीज करना है हल्के से। उसका ये मतलब नहीं कि बॉडी बिल्डर बन जाओ, बट ये एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है कि यहाँ तो वेट ट्रेनिंग करो, यहाँ तो योगा करो, या स्विमिंग करो, बस बॉडी को एक्टिव रखो, बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो स्ट्रेंथ थोड़ी सी बिल्ड करो। स्ट्रेंथ बिल्ड करो, प्रोटीन अच्छे से खाओ, एक्सेस भी नहीं, कम भी नहीं। ओके।
आप ये भी कह रहे हो कि अगर ये सब नहीं किया तो चांसेस आर कि थोड़ा बहुत जंक फूड खाने से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, Yes. और ऐसे अजीब गरीब क्रैश डाइट करने से कि दूध छोड़ दो, कार्ब्स छोड़ दो, ये रैंडम चीज़ें करने से बॉडी पे बहुत बुरा असर होगा। बुरा ऐसा मतलब कि हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है 50 साल की उम्र के बाद, मेनोपॉज के बाद हमें चाहिए कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मेनोपॉज के, विच इज़ गट इश्यूज़ होती हैं बहुत, और एंग्जाइटी बढ़ जाती है, स्लीपलेसनेस बढ़ जाती है, तो ये तो अलग बात हो गई। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेडीज़ को होती है विच इज़ एक्स एंड पेन्स बिकॉज ऑफ बैड डाइट, जैसे कि हर तरह से कहीं ना कहीं जॉइंट्स में दर्द, और वो होता है क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते, उनको लगता है वॉकिंग कर लिया बस बहुत हो गया। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। सबकी हम्म, बोलते हाँ हमने एक्सरसाइज कर लिया ना, हमने 1 घंटा वॉक कर लिया सुबह, बोलते ये वॉक करने से क्या होगा, अपने खाली लेग्स की मसल को बना रहे हो ना। अभी जो हैमस्ट्रिंग जो टाइट हो जाती हैं, उनको कौन स्ट्रेच करेगा, काफ मसल को कौन स्ट्रेच करेगा, बैक मसल को कौन स्ट्रॉन्ग करेगा, तो ये सब कौन करेगा, तो इसके लिए उनको ज़रूरी है। तो इस उम्र में मैं ये नहीं कहती आप ट्रेनर को बुलाओ, मैं इन सबको कहती हूँ कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाओ। पहले समझो कि आपके शरीर को ये मसल एंड जॉइंट जो इनर मसल्स होती हैं उसके लिए क्या एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो वो पहले समझ के उसके बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट 1 वीक का पूरा स्केड्यूल देता है, उसको फॉलो करिए। और साथ साथ में कार्डियो बंद मत करिए, क्योंकि कार्डियो बंद कर दिए तो ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो अपने शरीर पे थोड़ा ध्यान दे के वेट ट्रेनिंग करिए या मसल ट्रेनिंग करिए विथ अ फिजियोथेरेपिस्ट अलॉन्ग विथ कार्डियो। ओके, मैं थोड़ी सी डाइट गाइडलाइंस के बारे में आपसे पूछूंगा, पर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं भारत के लिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग प्योर वेज भी हैं। तो पहले एक प्योर वेज पर्सपेक्टिव से पूछूंगा, आप 7 ऐसी वेजिटेरियन चीज़ें बताओ जो ओल्डर विमेन के डाइट में होनी ही चाहिए, और ये सारे यंग लोगों के लिए भी है ताकि हम मम्मी को हेल्प कर सकें। एक्चुअली तुमने जो कहा सही कहा रणवीर, बिकॉज काफ़ी बच्चे हैं अपनी माँ को लेके आते हैं। अभी कल ही हमारे क्लिनिक में एक लेडी आई थी, महाराष्ट्रियन लेडी, और उसकी हमेशा उसकी डॉटर लेके आती है। तो मैंने सबसे पहले उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास डाला, क्योंकि उसके बहुत घुटनों में दर्द था, पीठ में दर्द था, बट उन्होंने बहुत अच्छे से 5 किलो गिराया वज़न, और साथ साथ में उनको अच्छा भी लग रहा है, गट इश्यूज़ भी ठीक हो गई। तो तब मैंने बताया कि इनके खाने में क्या क्या कमियां थी, उसको हम लोगों ने भरा। जैसे कि आपको बताऊं मैं 7 चीज़ें डाइट में। तो जैसे कि अगर वेजिटेरियन हो तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन हमको केवल मिल्क एंड मिल्क प्रोटीन से मिलता है। मिल्क, पनीर है, दही है, और चीज़, बस यही 3 है, या मिल्क इटसेल्फ। तो ये तो 4 हो गई। उसके बाद अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, दूध नहीं पी सकते, जो कि 50 साल के बाद में होता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द वीमेन बिकम लैक्टोज इंटॉलरेंट बिकॉज हमारे हम ये बात समझना भूल जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, वो काफ़ी चीज़ें पचा नहीं सकता, इसी तरह से तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसका शरीर बढ़ता है वो काफ़ी चीज़ें पचा सकता है, क्योंकि हम वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज़ द वे, इस तरह से एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। जिस तरह से बच्चा बड़ा होता है उसके बाद जो ढलान आती है हमारी ज़िंदगी में, विच इज़ आफ्टर मेनोपॉज, तो एकदम एग्जैक्टली 50 साल या 48 49 पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी पाचन शक्ति, वो कमज़ोर हो जाती है। जो जो चीज़ हम पचा सकते थे, जैसे काफ़ी लेडीज़ आती हैं बोल के कि हम अच्छे से दूध वाली चाय पीते थे, अब हम नहीं पी पाते हैं। पर होता क्या है? गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी। तो मैं बोलती कोई बात नहीं, आप डिप्टी ले लो, उसमें थोड़ा दूध डालो और अच्छे से ले लो, बट उकालो मत ना दूध और चाय को साथ में, उससे काफ़ी हार्मफुल चीज़ें निकलती हैं। तो अगर दूध नहीं पचा सकते आप, तो आप दही ले लो, ताज़ा दमा हुआ, नहीं तो उससे आपको एसिडिटी नहीं होगा। जैसे मैं खुद लेती हूँ, आई एम मेनोपॉजल, तो मुझे भी भयंकर एसिडिटी होती थी दही से। तो मैंने बाद में उसका एक ट्रिक निकाला। अब मेरा जो लंच का दही है वो सुबह 7 बजे जमता है, और डिनर में अगर मैं दही लेती हूँ तो बस जमता है दोपहर को 3 बजे, 2-3 बजे। फ्रेश दही होनी चाहिए, एब्सोल्युटली फ्रेश, कोई एसिडिटी नहीं होगा, कोई गैस नहीं होगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया दही। और अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट है, या छेना, घर का बना हुआ पनीर है, उसको आप दूध को उबालिए, गैस बंद करिए, थोड़ा नींबू निचोड़िए, छानिए, वो आपका घर का छेना बन गया या पनीर बन गया। मतलब अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो फिर आप पनीर खा सकते हो। लैक्टोज, या पनीर इज एंड दही इज बेटर डाइजेस्टेड देन मिल्क। मिल्क से जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाता है।
ओके, तो आपने 4 फूड आइटम्स नेम करे, आपने कहा दही, पनीर, दूध मिल्क एंड चीज़, हाँ, और चीज़। ये 4 में से कुछ न कुछ दिन में 2 बार आना ही चाहिए। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हो फिर भी फ्रेश दही, फ्रेश पनीर आप खा सकते हो जो घर पे बना हुआ है। और जो चीज़ है उसमें कुछ चीज़ होती हैं, चीज़ मतलब जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं, मतलब बेटर डाइजेस्टेबल होती हैं, हार्ड चीज़, जैसे कि क्राफ्ट चीज़ और रिकोटा या पार्मेजान, वो डाइजेशन में इजी होता है, तो आप Okay. वो चीज़ ले सकते हो। Okay. ब्लोटिंग अगर नहीं होगी लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मुश्किल क्या लगता है इन टर्म्स ऑफ चीज? आई एम अज्यूमिंग क्रीम चीज ऐसे। नहीं, जो सॉफ्ट चीज़ होती है उससे थोड़ी ब्लोटिंग ज़्यादा हो जाती है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, मुझे पता है, चीज स्लाइस के बारे में सोच रहे हैं। हाँ हाँ, डज दैट काउंट? ऑफ कोर्स, ठीक है। ठीक है, ओके, क्योंकि वो उसमें कैल्शियम होता है। मैं क्यों कह रही हूँ आपको कि ये ज़रूरी है, उसका मैं बताती हूँ। तो 4 चीज़ें तो ये हो गई। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप दही ले लो, पनीर ले लो, चीज़ ले लो, जी। बट साथ साथ में बहुत ज़रूरी है मेनोपॉजल विमेन के लिए इज़ दाल ऑल्सो। जैसे दालें, काफ़ी लोगों को दाल को डाइजेस्ट करने में आफ्टर द एज ऑफ 50 मुश्किल हो जाती है, क्योंकि थोड़ी गैस हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, उससे भी काफ़ी गैस ब्लोटिंग होती है। लिग्निन जो उसमें एक प्रोटीन होता है, वो है सेकेंड क्लास प्रोटीन, बट वो भी ज़रूरी है क्योंकि उसमें सॉल्युबल फाइबर होता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आफ्टर द एज ऑफ 50। क्यों? बस डाइजेस्ट सिस्टम वीक हो जाता है। जो चीज़ हम पहले जल्दी जल्दी कर पाते, सब स्लो हो जाता है, सब बॉडी स्टार्ट स्लोइंग डाउन। इज एज सिंपल एज दैट। सो मेनोपॉजल विमेन को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाता है, मतलब काफ़ी लोगों को, सबको नहीं। स्लीपलेसनेस एट नाइट या बीच में नींद खुल जाना। थर्ड इज़ एंग्जाइटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से स्लीपलेसनेस होती है। चौथा इज़ मसल वीकनेस, और थोड़ा जैसे कि उठने बैठने में मुश्किल होना, फ्लोर पे नहीं उठ पाना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। इन सब से अगर आपको बचना है तो सबसे ज़रूरी है आप ट्रेनिंग करो। जैसे मेरे पास एक 66 ईयर ओल्ड की विमेन भी आती हैं जो कि उन्होंने 103 पे डाइट शुरू किया हमारे साथ। उनका वेट 103 किलो था? हाँ, 103 पे शुरू किया। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, मैं बिना वेट ट्रेनिंग में आपको वेट लॉस नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं बिना वेट ट्रेनिंग कराऊंगी, खाली वॉकिंग से कराऊंगी, तो आपका वजन 10 किलो हम इजीली 4 या 3-4 महीने में कर सकते हैं, बट हम ये नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका उसमें मसल लॉस भी होगा। तो आपका 1 से 1.5 किलो वजन जाएगा महीने का, बट उसमें आपको वेट ट्रेनिंग या स्विमिंग करना ही होगा 2 से 3 बार। तो अभी उनका कम से कम 13-14 किलो कम हो गया है, उनको लगा 1 साल। बट खुशी की बात ये है कि बोलती है कि मेरी उम्र की जितनी भी मेरी दोस्त हैं, जितनी भी उनकी लेडी फ्रेंड्स हैं, कोई भी जिस ढंग से मैं उठती बैठती हूँ चेयर से या नीचे से, कोई नहीं कर सकता उनको छोड़ के। तो ये एक विनिंग स्प्री होता है हमारे लिए कि अगर आपने वजन कम किया, बट उसके साथ में अगर आपने मसल भी लॉस कर दिया, तो क्या फ़ायदा। जो ओजेम्पिक के थ्रू होता है ना। आई फील कि इन दोनों चीज़ों पर एक अलग से एपिसोड ही बनाएंगे। हाँ, बनाएं। सीक्वल एपिसोड। पर आप शॉर्ट में कह दो कि ये जो ओजेम्पिक और मोंजारो का ट्रेंड आया, ये एक्चुअली आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है इन अ बैड वे। तो हम काफ़ी लोगों को हैंडल कर रहे हैं जो कि वो ऑलरेडी लेके हमारे पास आते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि देखिए आप बंद कर दीजिए, हम ये कहते हैं कि देखिए आप ले रहे हैं तो अच्छा हुआ आप हमारे पास आए हैं, क्योंकि हम ये ध्यान देंगे आपके ऊपर कि आप जो साइड इफ़ेक्ट है इन दोनों का, विच इज़ सार्कोपीनिया, विच इज़ एक्सेसिव मसल लॉस, बिकॉज आप खाना ही कम खा रहे हो, तो कहाँ से मिलेगा प्रोटीन, तो कहाँ, और एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता क्योंकि एनर्जी नहीं होती, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे। ये इट्स अ विशियस साइकिल। उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैं। बेसिकली लॉजिक ये होता है कि आपकी भूख मिट जाती है ना। सो जैसे आपने खाना खाया, आपके स्टमक से वो खाना, अगर आपने बैलेंस मील लिया, तो 3 घंटे में पास आउट हो जाता है टू द इंटेस्टाइन। बट उसकी वजह से वो 3 घंटा का टाइम 4, 5, 6 घंटा हो सकता है। तो खाना काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है पेट में, तो इसकी वजह से भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती तो आप खाना कम खाते हो, तो खाना कम खाते हो तो मसल लॉस होता है। ओके, बेसिकली वेट लॉस का मैथमेटिक्स ये है कि अगर आपके कैलोरीज आउट आपके कैलोरीज इन से ज़्यादा है, यानी कि आप ज़्यादा कैलोरी स्पेंड कर रहे हो, कम कैलोरीज अंदर ले रहे हो अपने खाने से, तो वेट लॉस हो जाएगा। पर उस वेट लॉस में आपका कितना फैट लॉस हुआ और कितना मसल लॉस हुआ, ये मैटर करता है। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है आफ्टर द एज ऑफ 50। तो हमारा एक ही होता है, जो कि हमारे पास बहुत बड़े नंबर में विमेन आती हैं जो कि
मेनोपॉज के बाद में। तो बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट काम करते हैं हमारे साथ, प्लस 2 डॉक्टर्स काम करते हैं। एक ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि उनका प्रोटीन इससे कम नहीं जाना चाहिए, और विदाउट ट्रेनिंग या स्विमिंग या पिलाटेस या योगा हम उनका केस ही नहीं लेते, उनको ये करना ही पड़ेगा, ताकि सारे व्यूअर्स अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को खुद कैलकुलेट कर सकें। आप कुछ जनरल गाइडलाइन दे सकते हो प्रोटीन के बारे में? अभी तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था कि कौन कौन से प्रोटीन मैंने आपको बताया, प्लस पल्सेस बताया, एटलीस्ट फॉर 1 मील होना चाहिए। बट एक और भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, विटामिन डेफिशिएंसी होती है इन विमेन को, विच इज़ विटामिन D3। उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता है, जो कि वो ऑलरेडी रिस्क पे होते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा सम अप। तो फाइनल लिस्ट है दूध, दही, पनीर, चीज, दाल, दालें, विटामिन D एंड विटामिन B12। ओके। और विटामिन डी और B12 कहाँ से मिलती है? सो विटामिन D हमको मिलता है सन से, तो वह हम एक्सपोज करें तो द सन रेज हमारे स्किन पे पड़ती हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट होती हैं विटामिन D में, ओके। बट वो विटामिन D में तभी कन्वर्ट होती हैं जब हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल प्रोटीन। वाओ, गुड वन ना? यस, ओनली एनिमल प्रोटीन। तो मिल्क से, दही से, चीज से, पनीर से मिलेगा। मान लो अगर कोई वीगन है तो फिर क्या करे? है ही नहीं, There's no way to. देयर इज नो कोलेस्ट्रॉल इन एनी वीगन फूड। सो दे आर एट, उनको रिस्क होता है विटामिन A, D, E, K की डेफिशिएंसी का। बट हाँ, उनको हम कहते हैं आपको विटामिन D के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल की कमी से दे कुड बी, जैसे नसों को मजबूती के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, तो उसकी भी कमी हो सकती है। तो हम उनको बोलते हैं कि अगर आप वीगन हो, अगर आप कोशिश करके दूध, दही, पनीर, छेना नहीं लें, अगर आप किसी भी रूप में थोड़ा सा आप घी या बटर ले लें, तो भी हम खुश हो जाएंगे। घी से भी आपको कोलेस्ट्रॉल घी में होता है। ओके, वाओ। मतलब अगर आप वीगन हो, एटलीस्ट कंसिडर हैविंग घी। या सो दिस इज द वेजिटेरियन थिंग, कि ये बहुत ज़रूरी है इन लेडीज़ को। और B12 हमको दूध से मिलता है, बट व्हेन इट इज़ पास्चराइज तो B12 निकल जाता है। तो B12 तो सबका ही कम होता है, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। हमको रेगुलर टेस्ट कराना चाहिए और हमारे लेवल को 500 to 1000 के बीच में रखना चाहिए। जिन लोगों का B12 हाई होता है, उनके डाइट में सही क्या जा रहा है? मैंने आज तक किसी का नॉर्मली हाई नहीं देखा। रियली? इवन हेल्दी लोगों का? मतलब इंडिया में B12 कम ही होता है। I mean, मैं 2005 से इसके बारे में लेक्चर दे रही हूँ, पता नहीं कितने लेक्चर दे दिए मैंने, कि B12 एंड D3 इट्स अ वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसी फॉर ऑल। पर B12 को अपने ब्लड रिपोर्ट्स में इम्प्रूव कैसे करें फिर? हाँ, तो उसका टैबलेट लेना पड़ता है बस। क्या एंड काफ़ी लोगों को ओरल टैबलेट इज अब्जॉर्ब नहीं होता उनके बॉडी में। जैसे मेरा शरीर है, वो ओरल B12 अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, मेरे लेवल कम ही रहते हैं, तो आई हैव टू टेक इट इन इंजेक्शन फॉर्म। वाओ, ओके। B12 और D3 की कमी से क्या होता है? हाँ, वही पूछ रहा हूँ। बट गुड क्वेश्चन। लॉजिक क्या होता है बॉडी में, क्यों चाहिए ये एक्चुअली यंग लोगों पर भी अप्लाई होता है? यस, बताओ। B12 हमारे ब्रेन वाइटामिन को कहा जाता है कि इट्स अ ब्रेन वाइटामिन, और सो ब्रेन को स्ट्रांग बनाता है, डिसीजन मेकिंग फैसिलिटी को बेटर करता है। सेकेंडली, B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है, एक तरह का अनीमिया है, तो फटीग बहुत होता है, थकान बहुत महसूस होती है। काफ़ी लोगों को B12 की कमी से बैक पेन भी हो जाता है। एंड दूसरा, इरिवर्सिबल नर्व डैमेज होता है B12 की कमी से। लॉन्ग स्टैंडिंग B12 डेफिशिएंसी कैन कॉज इरिवर्सिबल नर्व डैमेज, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब बेसिकली आपके दिमाग और बॉडी की शक्ति के लिए B12। B12 एक जैसे बाकी B कॉम्प्लेक्सेस उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और वो हमको, जैसे कि बाकी B कॉम्प्लेक्सेस हमको सब्जियों से मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ों से मिल जाते हैं, रोटी से। B12 बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है और बहुत अनस्टेबल होता है। अब लिस्ट आउट कर सकते हो कौन सी चीज़ है? B12 एक्चुअली वेजिटेरियन सोर्स में मिलता ही नहीं है, ये केवल एनिमल प्रोटीन में मिलता है, जैसे कि अनपास्चराइज मिल्क और ऑर्गन मीट, फिश, केवल इन सब चीज़ों में मिलता है। अंडों में मिलता है। ओके, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे वेजिटेरियन अंडे तो खा लेते हैं। हाँ, खाली इंडिया में एक टर्म है, इट्स कॉल्ड एगिटेरियन, वर्ल्ड में किधर भी नहीं है। एंड प्रॉब्ली द सेम विद D3 ना? सो D3 मैंने आपको कहा कि D3 इज अवेलेबल अगेन इन मिल्क एंड एग्स
एंड फ्रॉम सन। तो ज़रूरी नहीं है हमको खाने से लेना है, बट हमको खाली ये देखना है कि हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल रिच फूड हो तो हमको D3 मिल जाता है। ओके, वाओ। जैसे मेरे पास एक केस स्टडी है। सो मेरे पास एक जेंटलमैन आते थे और वो एक जॉगर थे। ही यूज्ड टू डू 21 किलोमीटर मैराथन, सालों से कर रहे थे, और एकदम इतना जॉगिंग करते थे मॉर्निंग में जाके धूप में कि पूरे एकदम भयंकर पिगमेंटेशन हो गया था उनको। जब उनका हम लोग ने D3 टेस्ट कराया तो आपके हिसाब से बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? बट हमने देखा उनका D3 बहुत कम था, 5 से भी कम। तब हम लोग उनकी डाइट की एनालिसिस करी तो हमको समझ आया कि उनकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल नहीं था। वो अंडे खाते थे बट वाइट, दूध लेते थे बट फैट फ्री, दही फैट फ्री, घी ज़ीरो, नो बटर, और नॉनवेज बहुत कम खाते थे। नॉनवेज कम खाते थे, खाते ही नहीं थे। उनका लॉजिक क्या था कि फैट लॉस हो जाएगा ना, यही कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, फैट लॉस हो जाएगा, मैं जल्दी दुबला हो जाऊंगा, मेरा हार्ट अच्छा रहेगा। ये वेट लॉस की एक फ्लिप साइड होती है वेट लॉस डाइट की। तब उनको, जब हम लोग ने कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बेटर किया उनके खाने में, तब जब वो उन्होंने जॉगिंग शुरू करी तो विटामिन डी अच्छा हो गया। और ऑफ कोर्स हमने उनको ये भी कहा आपको इमीडिएटली बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि D3 डेफिशिएंसी से क्या होता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं। सब सोचते हैं D3 केवल रिलेटेड है आपके बोन्स के लिए। अब मैंने हज़ारों प्रेजेंटेशंस दिए हैं, मैं हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछती हूँ कि अगर D3 कम हुआ आपके शरीर में तो क्या प्रॉब्लम होगी आपको? कहते हैं हाँ, हमारे बोन्स वीक हो जाएंगे। सबको लगता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, दैट इज़ द बेसिक थिंग अबाउट D3। बट आपको पता है उसके कमी की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीटल डेफिशिएंसी से कि यू आर प्रोन टू हार्ट अटैक, यू आर प्रोन टू डायबिटीज़। अगर आपका D3 कम है तो आपके शुगर ज़्यादा होंगी, HbA1c ज़्यादा होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तीसरा, आपके स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चौथा, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। एंड बोन्स तो ऑफकोर्स मैंने आपको बताया वीक होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि डॉक्टर्स ने देखा है कि जो भी कैंसर पेशेंट्स आते हैं उनके पास सबका D3 बहुत कम होता है। सो दे हैव फाउंड अ डायरेक्ट रिलेशन कि जिसकी D3 कम होती है कैंसर रिस्क बढ़ जाती है अगर आपके फैमिली में। और ये भारत में बहुत कॉमन है। बहुत, अरे बाबा रे, इतने लोग आ रहे हैं कैंसर से, मैं आपको बता नहीं सकती। कैंसर से पीड़ित होकर हम लोग हर वीक कम से कम 2 लोगों को ट्रीट करते हैं, नए लोगों को कैंसर से। एज अ डाइटिशियन आप रेकमेंड करते हो कि एनिमल प्रोटीन इज द सोल्यूशन इन दिस केस? मैं ये कहती हूँ कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो दूध नहीं पचा सकते तो गो फॉर कर्ड नहीं पचा सकते तो गो फॉर पनीर, बट आप फर्स्ट क्लास प्रोटीन अपनी डाइट से न हटाएं। ओके, आई थिंक वी लिस्टेड आउट वो 7 फूड टाइप्स। अभी एक भारतीय पर्सपेक्टिव से 5-6 रेसिपीज आप बता दीजिए जो होनी चाहिए एटलीस्ट एक हफ्ते के अंदर। ये रेसिपीज इंक्लूड होनी चाहिए ताकि आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ अच्छी रहे। ओके, अब जैसे कि मैं मेरा एक डाइट बताती हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ मोस्टली, एगिटेरियन कभी कभी। तो मुझे चाय बहुत पसंद है तो मैं डिप्टी लेती हूँ। आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट तो मैं पनीर टोस्ट लूँगी या पनीर भुर्जी विथ थेपला लूँगी या पराठा लूँगी ब्रेकफास्ट में। उसके बाद बहुत इजी है, सबको पता है बनाना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। लंच में मैं कोशिश करके चावल लेती हूँ और दही लेती हूँ और कोई भी इंडियन मसाले वाली सब्जी जी, कभी करेला हो गया तो कभी भिंडी हो गई तो कभी कुछ चेंज करते रहते हो सब। हाँ। ओके। या मैं खिचड़ी ले लेती हूँ, खिचड़ी एंड दही खा लेती हूँ, मसाला खिचड़ी एंड दही। और शाम के नाश्ते में मैं कुछ नट्स खा लेती हूँ या कभी भेल मेरा सबसे फेवरेट जंक फूड है। सो वंस इन 15 days आई हैव भेल। उसके बाद डिनर पे काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। कभी मैं प्रोटीन बैलेंस वाला बर्गर बनाती हूँ जिसमें मेरे पैटी में पनीर होता है और उसके साथ में सूप लेती हूँ। कभी मैं कर्ड राइस लेती हूँ, कभी मैं छोले पराठे खाती हूँ, कभी राजमा राइस लेती हूँ। तो प्रोटीन, कार्ब्स एंड वेजिटेबल का बैलेंस होता है हमेशा। ओके। पर मेनली हीरो इंग्रेडिएंट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि प्रोटीन ही है ना। हाँ, बट ये भी एक ट्रेंड हो गया है। हमारे पास जो भी लेडीज़ आती हैं उनको लगता है कि कार्ब्स कोई
एक हवा है, कार्ब्स को छूना ही नहीं चाहिए। तो वो उनका ब्रेकफास्ट होगा चिला, लंच में होगा मूंग, और इवनिंग स्नैक्स में होगा नट्स एंड पनीर या चीज़, एंड डिनर में फिर से चिला। मतलब वो या चिकन या फिश, अगर नॉनवेज हो, कार्ब छूना ही नहीं चाहते, वो भी खराब है। तो एक बैलेंस ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप कहीं भी किसी भी चीज़ को ले लें आप रणवीर, बैलेंस हर चीज़ में ज़रूरी होता है। आई थिंक एक बहुत ज़रूरी कॉन्शियस डिसीजन लेनी चाहिए कॉन्शियस ईटिंग की, कि जो आप अपने पेट में डाल रहे हो वो थोड़ा ऑब्जर्व करके डालो। और ये ना एक बहुत लाइफस्टाइल ओरिएंटेड आदत बन सकती है, और अगर आपने ये कम एज में स्टार्ट किया इट्स ग्रेट, बट बहुत लोग ज़िंदगी भर ये नहीं करते। मतलब एग्जैक्टली अपने पूरे खाने को ब्रेक डाउन नहीं करते कि मैं बॉडी में क्या डाल रही हूँ या क्या डाल रहा हूँ। ये हैबिट बहुत अर्ली आपको लानी चाहिए। प्रोटीन पर फोकस कर लो और थोड़े से कार्ब्स होने चाहिए। हाँ, दिन मैं भर। बिना कार्ब्स के मेरे 3 मील्स में मेरे कार्ब्स होते ही हैं। और दूसरा मैंने देखा है कि एज अ मेनोपॉजल वुमन आफ्टर सर्टेन एज हम सोचते हैं कि प्रोटीन पाउडर एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, हमको छूना भी नहीं चाहिए। जी। हाँ, मेरी इसमें धारणा ऐसी नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो और आप इतना मैनेज खाने में नहीं कर पा सकते, तो अगर आपको प्रोटीन पाउडर लेना पड़ा, मैं ये नहीं कहती आप 1 स्कूप लो, 2 स्कूप लो, लाइक इवन 1 to 2 टेबलस्पून भी आपके शरीर में काफ़ी फ़ायदा कर जाता है। तो और स्पेशली जो आइसोलेट या सो आइसोलेट, जो भी आइसोलेट होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। वो आप किसी भी चीज़ में, पानी में, किसी चीज़ में मिक्स करके ले सकते हो। और जैसे ही आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा बराबर आ जाएगी, तो आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है। वो मैंने खुद महसूस किया है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारा जो शरीर है वो एक्चुअली एक फैक्ट्री है। आप पता है कितना कितना प्रोड्यूस करते हो अपने शरीर में? हेयर, नेल्स, स्किन, ब्लड हर 3 महीने में चेंज होता है, राइट? इतने सारे हॉर्मोन्स, इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बाइल जूसेस, ओके? मतलब जैसे ह्यूज अमाउंट ऑफ सलाइवा, पूरा टाइम बॉडी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। आप, ये एक फैक्ट्री हो गई, राइट? अब ये, इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या लगता है आपके शरीर में किस तरह से प्रोड्यूस होता है? क्या खाने से वो प्रोड्यूस होता है? ओनली प्रोटीन एंड मे बी फैट। तो वो लोग जिनका प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, तो उनकी पाचन शक्ति, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट साइन होता है पाचन शक्ति कमज़ोर होना, बिकॉज प्रोटीन बहुत कम है। तो वो धीरे धीरे वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनकी वजह से उनको गैस होती है। तो जो भी हमारे पास क्लाइंट होता है, अगर उनका हम प्रोटीन बैलेंस कर देते हैं तो उनकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। जो जो प्रोटीन वो पहले डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि दूध हुआ या छोले हुए, चाहे राजमा हुआ, चाहे एनी सच लिटिल हैवी होती, सब आराम से डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो क्योंकि हमारा बॉडी, अगर हम प्रोटीन नहीं ले पाते हैं जितना हमको चाहिए, तो बॉडी कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? हेयर फॉल हो जाने, नेल्स ख़राब हो जाएंगी, बाल गिरने लग जाएंगे, स्किन ख़राब हो जाएगी। साथ साथ में हमारे गैस्ट्रिक जूसेस बनेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है स्टमक में बैक्टीरिया किल करने, वो भी बनेगा, बट उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। अभी जैसे कि आप हॉर्मोन्स भी बनाओगे, बट हॉर्मोन्स की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तो जो उसका काम हो जाएगा वो 50% से भी कम हो जाता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप खुद की बॉडी में कम प्रोटीन डाल रहे हो तो आपकी बॉडी आपको कहती है कि यार प्लीज प्रोटीन डालो इसमें। नहीं तो ये सब प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो वो साइंस क्या क्या होते हैं आप लिस्ट आउट कर सकते हो फिर से? ऑफ कोर्स। सो हेयर फॉल, आपको एक्चुअली लो हीमोग्लोबिन होगा, बिकॉज हीम इज आयरन बट ग्लोबिन इज प्रोटीन। आपको फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कॉफ होगा, विच इज द फर्स्ट साइन। हर 3 महीने में आपको सर्दी खांसी होगी। कितने क्लाइंट आते हैं बोलते हैं हाँ वो तो सीजनल था मैम। मैं बोली सीजनल कहाँ होता है? मुझे तो नहीं होता, आपको क्यों होता है? तो फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कॉफ, मसल एक्स एंड पेन्स, लो इम्यूनिटी। हाँ, क्योंकि इम्यूनिटी क्यों लो होती है? बिकॉज एंटीबॉडीज भी प्रोटीन से बनते हैं, तो लो इम्यूनिटी होएगी, राइट? और हार्मोनल इम्बैलेंस। आपने कुछ स्किन के बारे में कहा, हाँ, बट एक यंग पर्सन के पर्सपेक्टिव से स्किन प्रॉब्लम्स मतलब अक्सर पिंपल्स या ड्राई स्किन, बट समवन इन द 50s उनके स्किन प्रॉब्लम्स क्या होता है? उनकी स्किन में ड्राइनेस होती है क्योंकि उनके खाने में फैट की कमी होती है। और जो भी 50 के ऊपर विमेन होती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी स्किन की क्या होती है, विच कुछ भी नहीं किया जा सकता, कि वो स्किन पतली होती जाती है। ओके। सो स्किन पतली होने की वजह से, जैसे कि अगर मैं जब मैं 30 साल की थी, अगर मैंने कुछ जरी का कपड़ा पहना, मुझे सुहाता था, अब मेरे को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो चुभेगा, बिकॉज स्किन पतली हो जाती है सब तरह से।
तो वो स्किन की तकलीफ होती है। और प्रोटीन की कमी से जैसे कि मसल वीक हो जाते हैं तो बहुत जल्दी वो ओल्ड लगने लगते हैं। मतलब फैट भी कम होगा, प्रोटीन भी कम होने से एजिंग इज़ फास्टर। एंड जिससे मैंने आपको बताया कि काफ़ी आपने सुना होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस अलग चीज़ें हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होता है लेस कैल्शियम की वजह से, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है बिकॉज जो हमारे जॉइंट में जो जेली होती है बीच की वो सूख जाती है। वो क्यों सूख जाती है? बिकॉज प्रोटीन की कमी से। तो जॉइंट्स में जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं कार्टिलेज, वो भी हमारे प्रोटीन से बैलेंस होता है, वो भी कम हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। मैं एक थोड़ी सी अनरिलेटेड बट रिलेटेड चीज़ कहना चाहूँगा। इस शो पर 2 टॉप डॉक्टर्स आए हैं। एक मेरी मम्मी है जो अच्छा, ऑफ कोर्स, इंडिया की एक टॉप गायनाक है, ऑफ कोर्स। डॉक्टर स्वाति, और दूसरी है इंडिया की टॉप डर्मैट डॉक्टर रश्मि शेट्टी। ओह, उन दोनों से बहुत बातें हुई हैं ऑफ कैमरा भी, एंड देव बोथ कॉम्प्लीमेंटेड यू, ये मुझे कहना था। ओह, थैंक यू। मतलब एक टॉप गायनाक और टॉप डर्मैट ने कहा कि जो सुमन मैम बोल रही है वो 100% करेक्ट। रियली? हाँ, मतलब और वो सेम गाइडलाइंस देती हैं अपने पेशेंट्स को, जो गायनाक प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं और जो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं। एंड दे बोथ ऑल्सो सेड कि अगर आपने एक्सरसाइज और डाइट पर फोकस कर लिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद से मिट जाते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए ऑनेस्टली उन दोनों लेडीज़ को मैं भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये एपिसोड आई फील लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ज़्यादा ज़रूरी है यस, सारी लेडीज़ के लिए। बहुत। क्योंकि लेडीज़ जो होती हैं इन भारत की स्पेशली, उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो शुरू के सालों में अपनी फैमिली पे, बच्चों पे ध्यान देती हैं, करियर पे ध्यान देती हैं, तो अपने पर ध्यान कम दे पाती हैं। और जब टाइम आता है तो फैट डाइट्स पे चली जाती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आप बहुत कोई भी चीज़ों को एक्सेप्ट करने से पहले आप साइंटिफिकली सोचो ये सही है कि नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोफाउंड कंसल्टेशन ले किसी जाने माने लोगों से, जिससे कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइटिंग ना हो। और हमारे पास ऐसी भी लेडीज़ आती हैं जो कि एब्सोल्युटली आइडियल बॉडी वेट हैं, मतलब 55-60 की। जैसे कि एक आई थी हमारे पास जो कि किलिमंजारो चढ़ी हुई हैं, ये हैं वो, खाली ये हमारे से चेक कराने आती हैं उनकी डाइट ठीक है कि नहीं है, वो वाइटामिन ठीक ले रही हैं कि नहीं। तो बस हमारा काम ये होता है कि जस्ट स्ट्रीमलाइन कर देना। मैं सब जो भी लेडीज़ हैं 50 से अबव बोलती हूँ, आप आओ, अपना वजन कम है तो बड़ा है तो गिराओ, कम है तो बढ़ाओ, और साथ साथ में हर साल में एक बार हमसे चेकअप कराने आ जाओ। हमने एक्चुअली एग्स के बारे में बात नहीं करी है शो पर अब तक, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हफ्ते में एक बार तो ऑमलेट खाना चाहिए, मोर देन वंस प्रॉब्ली। सो 3 बार अच्छा है, तीन बिकॉज योग में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। कितने अंडे? आई थिंक डिपेंड, जैसे कि आपके आइडियल बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। अगर आपका आइडियल बॉडी वेट 60 से कम है तो 1 अंडा पूरा, और अगर आइडियल बॉडी वेट 60 to 70 के बीच में है विमेन का तो 1.5 अंडा। दैट मीन्स 2 वाइट और 1 सफ़ेद, तो दैट मीन्स 1 पूरा और 1 वाइट। आई थिंक मेन कंसर्न बहुत सारे भारतीयों का ये रहता है आजकल कि जो चिकन से हम एग्स ले रहे हैं वो चिकन अक्सर फ्री रेंज नहीं होता, फैक्ट्री फार्मिंग होती है। आई थिंक ये एक मेन क्रिटिसिज्म है। तो बहुत सारे लोग जब हम अब आजकल ऐप्स पे ऑर्डर कर लेते हैं ग्रोसरीज, एक फ्री रेंज एग्स नाम की चीज़ होती है, ब्राउन एग्स होते हैं। एज अ डाइटिशियन आपकी क्या गाइडलाइंस है विद रिस्पेक्ट टू एग्स? सो एग्स में मैं कहती हूँ कि जनरली एग्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो एग मैच्योर होके चिकन बनते हैं वो जनरली सेल ही नहीं होते, क्योंकि जो भी एग फर्टिलाइज नहीं होने वाले होते हैं वही सेल होते हैं। इसकी वजह से एग को काफ़ी वेजिटेरियन माना जाता है, इसी वजह से। जी। ओके, सो जो फ्री रेंज और बाकी के एग्स में यही फ़र्क होता है कि वो जो चिकन होते हैं दे आर नॉट फेड व्हाट इज सपोज टू बी फेड टू एवरीवन। वो केज से बाहर होते हैं, तो वो जनरल जो भी मिलता है वो खाते हैं। तो चूँकि वो केज से बाहर होते हैं तो लोगों को लगता है वो अंडे बेटर होने चाहिए, हो सकता है वो बेटर भी हो। तो दैट्स, तो अगर आप फ्री ऑर्डर करना चाहते हो आप ऑफ कोर्स गो हेड एंड ऑर्डर। थोड़े से महंगे होते हैं, हल्के से हल्के ज़्यादा से महंगे। चलता है, हाँ। हेल्थ के लिए हम कुछ भी कर सकते जी। हैं। आई थिंक एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो थोड़ा स्पेंड करना चाहिए, वहाँ Yes. कंजूसी नहीं। वहाँ कंजूसी नहीं। जनरली एग्स रिलेटेड आपकी गाइडलाइन यही है कि 3 बार हफ्ते में खा लो, अगर 60 kg से कम बॉडी वेट है
तो एक हो लाइक अगर 60 kg से ज़्यादा है तो 2 खा लो। 1.5 क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जनरली हम उतना यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज जितनी भी वेमेन होती हैं मसल भी कम होते हैं और एक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो इसके वजह से अगर वो इतना फैट हम यूज़ नहीं कर पाते, तो हम लोग 2 पूरे अंडे जनरली प्रेग्नेंट वीमेन को देते हैं ओके मोस्टली बिकॉज उनको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, तो मेनोपॉजल वीमेन को 1.5 अंडा बहुत है। ओके ओके जनरली लेट्स स्पीक अबाउट मेनोपॉज। एक आप इमोशनल पर्सपेक्टिव से समझाइए होता क्या है, बिकॉज आई एम श्योर कि आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आपके सामने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं मेनोपॉज को लेकर, इफ़ आई एम करेक्ट। यस ओके एज अ डाइटिशियन आप क्या कहते हो उन्हें, मतलब आप ऐड क्या करते हो उनके डाइट में, बिकॉज आई एम ऑल्सो श्योर कि जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आते हैं एक फैट लॉस का एलिमेंट तो रहता होगा उनके दिल में कि यार मैम फैट लॉस करा दो, अरे बस पूछिए मत। उसके अलावा क्या? यस तो आप बताइए। जनरली बहुत ऐसे व्यूअर्स हैं जो या तो प्री मेनोपॉजल है या मेनोपॉजल है अब या पेरी मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज। पहले एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से समझाइए एज अ गाइड और फिर डाइट पर्सपेक्टिव। तो एक जो भी विमेन आती हैं सबसे बड़ा उनका होता है इमेज, उनको अच्छा नहीं लगता अपनी को देख के मिरर में। तो मैं बिकॉज उनको लगता है वो मोटे हो गए, थोड़ा झुर्रियाँ दिखने लगती हैं। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आप समझो कि ये यू आर पार्ट ऑफ गॉड, सो आप जैसे भी हो आपको खुद को अच्छे लगने चाहिए जी ठीक है। तो सबसे पहले सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट, वो मैं सबको कहती हूँ। वो उनमें सब में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ये, और अभी बच्चे भी नहीं हैं तो एंड उनको लगता है वो पहले जितनी सुंदर दिखती थी उतनी नहीं दिखती हैं, ऐसे करके काफ़ी कॉम्प्लिकेशन, इमोशनली बहुत वल्नरेबल होती हैं। हस्बैंड सपोर्ट करते हैं क्या? काफ़ी करते हैं, सरप्राइजिंगली काफ़ी हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। आजकल का ज़माना थोड़ा अलग है। हस्बैंड का रोल क्या रहता है मेनोपॉज के दौरान? मेनोपॉज के दौरान हस्बैंड को क्या करना चाहिए कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट दौर होता है, बहुत मुश्किल दौर होता है फॉर अ वुमन, तो उनको इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। अगर उनको हॉट फ्लैशेस हैं तो समझना चाहिए उन दिनों, और थोड़ा अलग टाइप का सपोर्ट चाहिए, केयर एंड, तो वो बहुत ज़रूरी है। कॉन्वर्सेशन ज़रूरी होती है। कॉन्वर्सेशन, डेट्स, हमको लगता है डेट्स हमारी अंगेज में होती थी, इन दिनों भी हस्बैंड वाइफ को डेट में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरे हस्बैंड ज़रूर कम से कम 2 से 3 हॉलीडे पे जाते हैं अकेले साल भर में। एंड आप साथ में पिकल बॉल खेलते हो वो भी पता है। अच्छा, जो एक्चुअली रोमांटिक एक्टिविटी, पैडल बॉल। हम वही नहीं खेलते, हमारा एक तो वो चलता है, एक हम रमी खेलते हैं रोज़ जब भी हम साथ में होते हैं, तो बहुत कॉम्पिटिटिव रमी होती है हमारी। तो वैसे काफ़ी एक्टिविटी हम साथ में करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अल्टीमेटली जो हस्बैंड वाइफ हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर उनको कभी है एक दूसरे की तो मेनोपॉज और उसके बाद के जीवन के लिए। तो अगर आपकी रिलेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, सबकी होती हैं, शादी एक जैसी नहीं होती, फ्रॉम द टाइम यू आर मैरिड टिल द टाइम यू डाई, ये रिलेशनशिप बहुत तरह से चेंज होती है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, मैंने भी देखे, सब देखते हैं। तो ये टाइम है कि आप एक दूसरे का ख्याल रखिए, और मैंने देखा है काफ़ी हस्बैंड्स हैं जो कि बहुत टॉलरेंट उनमें बढ़ जाती है और सपोर्ट करने की क्षमता। और अगर आप नहीं हो ऐसे, अगर आप इस एपिसोड देख रहे हो तो प्लीज़ सपोर्ट, बिकॉज इसमें इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी है, उनको कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है इन दिनों। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एसिडिटी एंड गैस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति विमेन की स्पेशली कमज़ोर हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 50। जो वो पहले पचा सकती थी अब नहीं होती है, बहुत ब्लोटिंग होती है, वजन सारा यहाँ बढ़ता है, उनको समझ नहीं आता क्यों वजन बढ़ रहा है, सब एक ही कंप्लेन होती है, वजन यहाँ बढ़ रहा है हमारा। तो वजन यहाँ बढ़ रहा है, पेट की साइज बढ़ती है, यहाँ पे स्पेशली डिपॉजिट होता है फैट इन दिस एरिया, मतलब पेट में बेली फैट एंड अपर बेली। सो दिस इज वेरी डिफरेंट विच men maybe don't have it, लेडीज़ का होता है। तो इस समय उनको एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाना चाहिए अपने ऊपर बहुत स्पेशल रूप में। मैं सबको यही कहती हूँ कि आप पैसे के बारे में न सोचिए, आपका पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, कुछ नहीं काम आएगा। अपने पर पैसा खर्चा करें, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाएं, वॉक पे जाएं, फिजियोथेरेपी करेंगे तो ही वॉक कर पाएंगे, नहीं तो आप खाली वॉक करेंगे तो घुटने घस जाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि डाइजेस्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों में आप हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहती मेन को नहीं होता, उनकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको अलग ढंग से हैंडल करते हैं, बट विमेन को स्पेशली इन सब स्पीयर्स में। और उनको हर साल एवरी ईयर सबसे ज़रूरी है अपना फुल बॉडी चेकअप कराना।
तो खाली ब्लड टेस्ट कराने से नहीं होता, फुल चेकअप मतलब अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की, जैसे कोई भी लेडी है उसकी नानी को या दादी को या बहन को या कज़न को या मम्मी फादर किसी को भी कैंसर है, एक जन को भी कैंसर है, तो अपना पूरा कैंसर टेस्ट कराएं। कैंसर का टेस्ट में ब्लड रिपोर्ट्स भी होती हैं, जैसे कि CA 15.3, CA 19.9 एंड CA 125, ये जो भी है CEA, ये सारे ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। और अपने गायनेक से पूछ के पैप्समियर कराना चाहिए हर साल, एंड फुल एब्डोमिनल सोनोग्राफी होनी चाहिए। और साथ साथ में सोनो मैमोग्राम या जो भी है वो गायनेक के रिकमेंडेशन से वो जो भी 2-4 साल में बोलेंगे वो होना चाहिए, जिससे कि डिजीज़ हिट करे उसके पहले ही ठीक हो जाए। जैसे मेरे पास एक लेडी आई, उन्होंने 4 साल से कुछ टेस्ट ही नहीं कराया। जब टेस्ट कराने भेजा तो उनका CA 125 बहुत ज़्यादा आया, तो वो एकदम टेंशन में आ गई। मैंने कहा इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने गायनेक के पास जाओ ना। जब उन्होंने सब कुछ करा तो उन्हें बोला एक छोटा सा इन्फेक्शन था जो ठीक हो गया, तो सारे रिपोर्ट्स ठीक हो गए। तो टेंशन नहीं करना चाहिए हर चीज़ की, अरे मेरे को तो टेस्ट ही नहीं कराना, कुछ गड़बड़ आ गया तो क्या होगा। काफ़ी विमेन ये करती हैं। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम सबको पता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप रेगुलर टेस्ट कराएं। और कोई भी चीज़ की सपोर्ट हो, जैसे कि आंखों के लिए भी आपको पता है कि पास के चश्मे आ जाते हैं, डू एवरीथिंग पॉसिबल। जो लेडीज़ होती हैं ज़्यादा जाके मनी स्पेंड करती हैं स्किन डॉक्टर्स के पास जाके, दुनिया भर का पैसा दे के आएंगी कि मुझे यहाँ टाइटनिंग करो, मुझे ये बोटॉक्स दो, मुझे प्रोफाइलो दो, बट अपनी हेल्थ का ख्याल रखो सबसे पहले, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। और ऑफ कोर्स स्किन की जरूरत, मेरी भी तो फेवरेट डॉक्टर रश्मि है। इतनी सारी बातें करनी आप रिलेटेड टू एवरीथिंग यू जस्ट सेड। हाँ, जब मैं मेरे दोस्तों से मिलता हूँ अक्सर एजिंग पेरेंट्स की बातें होती है, लाइक हाउ डू यू डील विद इट, क्योंकि ये आपको स्कूल में कोई सिखाता नहीं। एंड आई फील ऑन सम लेवल ये पॉडकास्ट भी उसी सब्जेक्ट की एक एक्सप्लोरेशन है कि मम्मी और डैडी को हेल्प कैसे करें। यस, क्योंकि अक्सर मम्मी और डैडी, सॉरी मैं पूरे भारत के लिए बात कर रहा हूँ, बट बहुत सारे मम्मी और डैडी सुनते नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं सुनते। ये हमारे एज के लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, हमें पता है। नो, आप जो कह रहे हो बहुत सही कह रहे हो, पेरेंट्स थोड़ी मुश्किल से सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप पेरेंट हो और आपके बच्चे 20 से 30 साल के हैं, जो भी उस एज में हैं, एक्चुअली इनहेरिटेंस से ज़्यादा आपको क्या देना है उनको इज़ योर गुड हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ की ख्याल रखोगे तो बच्चों को वो नहीं करना पड़ेगा, आपकी तीमारदारी जो है या बीमारी का सामना या हॉस्पिटल जाना, या अब क्या होता है अल्टीमेटली डायलिसिस है, हार्ट अटैक है, कुछ भी इस तरह की अल्जाइमर या डिमेंशिया, ये सब चीज़ें बहुत उसमें टाइम लगता है उसको ठीक करने के लिए, और मतलब उसकी तीमारदारी बहुत करनी पड़ती है। तो बेटर गिफ्ट देन इनहेरिटेंस इज़ आपकी अच्छी हेल्थ, जो कि आप खुद ख्याल रखो, वो आपको गिफ्ट देना चाहिए अपने बच्चों को। दैट्स व्हाट मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को मेरी वजह से कुछ आगे सोच के हॉस्पिटल कोई चक्कर लगाने पड़े। ये मैं चाहूँगी कि मैं ये आपको धरोहर में ना दे के जाऊँ। सो आई थिंक आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। अब हम डिमेंशिया के बारे में थोड़ी बात करते हैं। उफ, ये डिमेंशिया शब्द समझाइए पहले, क्या होता है, बहुत ज़रूरी है। सो डिमेंशिया मतलब जब आपके ब्रेन के सेल्स की कनेक्टिविटी कम हो जाती है और धीरे धीरे आप भूलने लगते हो, और आप ऑफ कोर्स आपकी ब्रेन की सेल्स डाई होने लगती हैं फास्टर देन नॉर्मल, एंड इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म फॉर मैनी थिंग्स। तो लोगों को लगता है ये अगर आपके जीन्स में है तो होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ, बट कब होगा और कितना आप उसको डिले कर सकते हो या कि आपकी ज़िंदगी में आए ना, वो आपके ऊपर होता है। वुड यू से याददाश्त चली जाना, याददाश्त चली एज जाना के साथ? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है, मैंने लोगों को ये विश्वास नहीं होगा ये समझ के कि एक्चुअली एक्सेस शुगर या अनकंट्रोल्ड शुगर डिमेंशिया को बढ़ा सकता है या अल्जाइमर को बढ़ा सकता है। तो एक अपना डाइट हेल्दी रखें, सात्विक रखें, इजी टू डाइजेस्ट रखें, जो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े उसको पौष्टिक रखें, उसमें प्रोटीन सही रूप से आए, कोलेस्ट्रॉल आए, टाइमली खाना खाएं, आयरन लेवल सही हो, B12 सही हो, D3 सही हो। आप एक्सरसाइज रोज़ करें, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज रोज़ करोगे तो आपके बॉडी में ऑक्सीजनेशन होगा तो ब्रेन में भी ऑक्सीजन जाएगा, तो ब्रेन के सेल्स सही रहेंगे। वो हो गया। अपने माइंड को एक्टिव रखें इन सम ब्रेन एक्टिविटी, जैसे कुछ गेम्स वगैरह, जैसे आप रम्मी खेल लो। जैसे आप सोचते होगे कि आप देख लो 78 की उम्र में अमिताभ बच्चन
एक्टर्स को आप देखो कि क्यों वो मेंटली जल्दी से डिक्लाइन नहीं होते, उसका कारण ये होता है कि उनको एक्टिंग करते वक्त कि हमको यहाँ खड़ा रहना है, हमको ये एक्सप्रेशन देना है और हमको ये डायलॉग बोलना है, कट टू कट, इट्स नॉट ईजी। डांसर्स जल्दी से क्यों नहीं उनको डिमेंशिया होता, उसका भी कारण यही है कि सारे हाव भाव स्टेप्स याद रखना और उसको सीक्वेंस से बोलना। तो अगर आपने माइंड को जिस भी रूप से एक्टिव रखना चाहते हो आप रखो, गेम्स में महाजोंग हुआ, रमी हुआ, एनी कार्ड गेम्स अगर आप एक्टिव नहीं हो पाए, फिजिकल एक्टिविटी, एनी रूटीन डांसिंग वर्क, जैसे कि हेमा मालिनी एट दिस एज इज़ सो ब्यूटिफुल, सच अ ब्यूटिफुल डांसर। इस तरह से आप अपने माइंड को बिजी रखें, एक्टिव रखें और उसको, और साथ साथ में एक ओमेगा ज़रूर लें रोज़, और अपने खाने को पौष्टिक रखें, और एंड पॉजिटिव थिंकिंग। एंड सॉरी बोलो बोलो। सबसे 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 ज़रूरी, इन सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्लीप। स्लीप की कमी से जो जितनी भी चीज़ें मैंने बोली कुछ काम नहीं आती अगर आपकी नींद कम है तो। वो ब्रेन सेल्स रिजुविनेट नहीं होते। तो आपको पता है मैं क्या यूज़ करती हूँ स्लीप के लिए 5 साल से? ये रिंग। यस। वही आप बेसिकली मेजर कर रहे हो खुद की स्लीप और ये सब। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है इसमें, ये हमको बताता है कि मेरी डीप स्लीप कितनी हुई। तो स्लीप के भी स्टेजेस होते हैं, डीप स्लीप, REM एंड लाइट स्लीप। सो डीप स्लीप हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, REM हमारे ब्रेन को रिपेयर करता है। तो REM स्लीप इज मोर इम्पॉर्टेंट, आई मीन बोथ आर वेरी इम्पोर्टेंट। न्यूरो सर्जन है डॉक्टर आलोक शर्मा, एक स्लीप स्पेशल क्रिएट किया था उनके साथ। तो इन डिटेल आई वांट टू सी दैट। स्लीप हाइजीन नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि रात में आप क्या कर रहे हो और उन एक्टिविटीज़ की वजह से आपकी स्लीप कैसे अफेक्ट होती है। बट एक बहुत प्रैक्टिकल मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है कि 2025 में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्क्रीन्स। वो या तो ब्लू लाइट, हाँ, या तो टीवी या तो फ़ोन या आईपैड, जो भी लोग बहुत लेट तक ये स्क्रीन्स देखते हैं। बट द बेसिक ग्राउंड रूल इज़ 1 या 1.5 घंटे सोने से पहले स्क्रीन्स ऑफ होनी चाहिए। या तो किताबें पढ़ो, या तो कुछ ऐसे सोशल चीज़ कर लो, फैमिली के साथ टाइम बताओ, या तो जेन्युइनली, और ये मेरी ट्रिक है कि कंटेंट ना की एक चाहत होती है कि यार कुछ तो कंटेंट कंज्यूम करना है, कुछ तो आप सुनते हो? हाँ, मैं सुनता हूँ। दैट्स ब्यूटीफुल। और एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ अ पॉडकास्ट कि हम एक जगह में बैठे हैं पर एक्चुअली एक पॉडकास्ट का दम बातों में होता है, और वो आप सुन भी सकते हो। ये मैं YouTube के लिए ब्रांडिंग नहीं कर रहा बट ये मैंने भी देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स ना YouTube प्रीमियम नहीं खरीदते, और ये एक बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज़ है फ्रॉम दैट। ऐड आ जाता ना बीच में। हाँ, और YouTube प्रीमियम खरीदने के बाद आप एक्चुअली फ़ोन को बंद करके साइड में रख सकते हो, एंड यू कैन कीप लिसनिंग टू द पॉडकास्ट, और सुनते सुनते आप सो सकते हो। बट स्क्रीन देखो मत। मस्त कोई भी पॉडकास्ट और TRS नहीं देखना मत, नहीं TRS ही लगाओ बट फ़ोन को साइड में रखकर पॉडकास्ट सुनो, देखो मत। देखो। बट Spotify में भी नहीं होता ये ना? क्या? Spotify कंटिन्यूस चलता है। हाँ, करेक्ट। तो यहाँ तो एक वो भी तो प्रीमियम लेना पड़ता है। हाँ, विदाउट एड्स ये वो। बट वही आई डोंट नो हाउ 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ अ मंथ आपके स्लीप को बेनिफिट करेगा। बिल्कुल भी हम ब्रांडेड ये नहीं कर रहे हैं। या बट स्लीप की जो प्रॉब्लम है ना रणवीर, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यंगस्टर्स के लिए नहीं, मिडिल एज के लिए नहीं, एल्डरली के लिए, सबके लिए है। तो मतलब हम लोगों को लिटरली 50% से ज़्यादा 50 एंड अबव लोग जो आते हैं उनको हम लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल्स देने पड़ते हैं नींद के लिए। मतलब मेलेटोनिन और ये सब, या मेलेटोनिन हो गया, अश्वगंधा हो गया, या मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हो गया। मैं कहती हूँ बस किसी भी रूप में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपने नींद नहीं करी तो दूसरे दिन क्या होगा, आपको सुबह उठना नहीं है एक्सरसाइज के लिए, नहीं तो आप इम्यूनिटी चैलेंज कर रहे हो। दूसरा, अगर आप देर से उठोगे तो आपको, और चूंकि माइंड थोड़ा इरिटेटेड होता है क्योंकि आपकी नींद अच्छी नहीं हुई, तो आप क्या करते हो, गलत चीज़ें छूते हो। आपको समोसा खाना है तो जलेबी खाना है तो चॉकलेट्स ऑर्डर करना है तो कप केक्स ऑर्डर करने, तो आपकी डाइट गड़बड़ हो जाती है। और तो आपकी डाइट गड़बड़ हो गई, आपकी स्लीप गड़बड़ हो गई, और आपने एक्सरसाइज नहीं किया। तो सभी जो आपके खुद के सेल्फ हाइजीन, सेल्फ केयर आपने नहीं किया। सो इसलिए मैं कहती हूँ आप जो लेना, आपको जो सपोर्ट लेना ले लो, बट नींद टाइम पर होनी चाहिए।
आई थिंक ये स्लीप सप्लीमेंट्स के बारे में बात करना चाहिए। एक ज़माने में मैं बहुत एंटी सप्लीमेंट्स होता था, बहुत पहले। मैं भी। हाँ, एंड एज आई ग्रोन ओल्डर और मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया खुद की बॉडी के साथ, पता चला कि हाँ इसमें भी दम है, देयर इज़ पावर। मैम एज अ डाइटिशियन आप क्या कहना चाहोगे स्लीप सप्लीमेंट्स को लेकर? बिकॉज एटलीस्ट मुंबई में मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे मेरे सारे फ्रेंड्स मैग्नीशियम ले रहे हैं। एग्जैक्टली सो हाँ, सबको स्लीप की प्रॉब्लम है। सारे फ्रेंड्स। और कैन यू इमेजिन? एक मैग्नीशियम, और ये सोने की दवा नहीं है। ये बहुत काफ़ी चीज़ों को ठीक करता है। हाँ, आई थिंक लोग डरते हैं स्लीप सप्लीमेंटेशन से क्योंकि उन्हें लगता है कि यार नींद की दवा ले रहे हो। नींद की दवा नहीं होती। मेलाटोनिन इज एक्चुअली एंटी एजिंग। थोड़ी सी गाइडलाइंस आप दे सकते हो मैग्नीशियम, मेलाटोनिन और अश्वगंधा आपने नहीं, ये तीनों को लेकर? सो क्या होता है कि सबका इफेक्ट होता है। जी। जैसे मेलाटोनिन है वो 3 mg में मिलता है, 5 में मिलता है, 10 में मिलता है। आपको आपका क्या लेवल है खुद चूज करना है। और काफ़ी लोगों को मेलाटोनिन लेके हेडेक होती है। सो दैट इज अगेन अप टू यू कि आपको मेलाटोनिन से हेडेक हो रही है तो मत लो मेलाटोनिन। देन यू हैव मैग्नीशियम। क्या होता है स्लीप में, अगर आप ब्लू स्क्रीन देखते हो तो आपका मेलाटोनिन माइंड का डिस्टर्ब हो जाता है। अदरवाइज जो अर्काइडियन रिदम है उसकी वजह से आपको करीब, जैसे ये बॉम्बे में सनसेट हुआ 7 बजे, करीब 9-10 बजे के बीच में आपको मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है और आपको नींद आ जाती है। दैट्स हाउ यू स्लीप, दैट्स द नॉर्मल साइकिल। बट चूंकि ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करती है तो इसके वजह से मेलाटोनिन जो डिस्टर्ब होने की वजह से टाइमली नींद नहीं आती, तो आप सोते नहीं। अगर आप सोते भी हो तो 10 चीज़ें सोचते हो, बिकॉज हमारा माइंड इतना एक्टिव होता है, हम 10,000 चीज़ें करते हैं और क्या क्या टेंशन होती है वो सारा आ जाता है। एक छोटी सी चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। मेलेटोनिन बेसिकली वो हार्मोन होती है जिसकी वजह से आपकी स्लीप की शुरुआत होती है। यस। मतलब रात को कभी नींद सडनली आने लगती है ना 1-2 बजे, अगर आप 1-2 बजे तक जगे रहते हो तो मेरी तरह, बट सडनली एक पॉइंट पे नींद आ जाती है ना, वो मेलेटोनिन सिक्रीशन की वजह से होता है। सिक्रीशन की वजह से। और अगर आप मेलेटोनिन सप्लीमेंट ले रहे हो, आप बेसिकली आपके बॉडी को नॉक इन टू स्लीप कर रहे हो। यस यस, लॉजिक बेसिकली यही है। बेसिकली यही है। और अगर आपको मेलाटोनिन सूट नहीं करता है तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लो। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट में से और भी फ़ायदे होते हैं। वो एंजाइटी कम करता है, आपकी नींद को बेटर करता है, बोन्स के लिए अच्छा है, उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले लो, नॉट अदर मैग्नीशियम। थर्ड वन इज़ अश्वगंधा विच इज़ आवर हर्ब। या तो आप कॉम्बिनेशन ले लो तीनों का, या इसमें से 2 का कॉम्बिनेशन ले लो। एनीथिंग इज़ बेटर। या इंडिविजुअल ले लो, जो आपके बॉडी को सूट करता है आप ले लो। कुछ साइड इफेक्ट्स होता है? मैंने तो नहीं देखा किसी का भी साइड इफेक्ट। पर क्या आप हर दिन मेलेटोनिन ले सकते हो? देयर इज, इट्स नॉट एडिक्टिव। ओके। द बिगेस्ट एडिक्टिव फूड इज शुगर। हम जनरली ब्रेन हेल्थ के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं ना, एंड स्लीप इज अ पार्ट ऑफ दिस ब्रेन हेल्थ। यस। शुगर के बारे में बात करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेन हेल्थ, क्योंकि जितना मैंने शुगर को जाना है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी फूड है, आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ा देता है, करेक्ट? शुगर यूज नहीं होती तो वो बॉडी में स्टोर होता है एज फैट। एंड बॉडी में शुगर यूज करने के लिए हमको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो दिस इज द होल पाथवे ऑफ शुगर, क्योंकि शुगर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एटीपी व्हेन इट एंटर्स द सेल एंड इंसुलिन लेट्स द शुगर एंटर द सेल। जी। ये हमारा पाथवे है। एल्डरली पीपल को चूंकि वो इतना कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पाते, कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाता है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है। जैसे कि हम 40 के बाद में हम 5% कैलोरी कम करते हैं, 50 के बाद में अनदर 5%, आफ्टर 60 अनदर 5%, ऐसे करके हम कैलोरी कम करते हैं, आइडियल कैलोरी कंजम्पशन फॉर एनी क्लाइंट। क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा तो मसल लॉस आप कितना भी एक्सरसाइज करोगे होगा ही। आपका काम है कि सार्कोपीनिया ना हो, एक्सेसिव मसल लॉस ना हो, दैट इज़ द एम। नाउ शुगर अगर हम एक्सेस लेते हैं या उसका कंजम्पशन हम उम्र के साथ कम नहीं करते, तो अगर चांसेस हैं आपको अल्जाइमर के या आपको डिमेंशिया के, वो चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जिन भी लोगों को डिमेंशिया है या अल्जाइमर है, वो हो सकता है इधर उनको डायबिटीज़ की शिकायत हो या वो प्रोन टू डायबिटीज़ हो, बॉर्डरलाइन डायबिटिक्स हो। मतलब अक्सर लिंकेज होता है। अक्सर लिंकेज होता है। ओके। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ होने की चांसेस हो तो आप किसी भी हालत में मेडिसिन लो, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाओ और वो रिवर्स करो। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं इसमें मेनोपॉजल वीमेन के बारे में, वो भूल गई मैं। 60 to 70% जो मेनोपॉजल वीमेन आती हैं जी। और अगर उनके पेट पे ऐसा फैट ज़्यादा होता है, उन सबको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मतलब या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक। और वो उनको लगता है कि हमको दवाई नहीं लेनी।
मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं कहती हूँ कि आप पहले इंसुलिन टेस्ट कराओ। इंसुलिन टेस्ट इज नॉट सेम एज शुगर। इंसुलिन टेस्ट मतलब आपके बॉडी में फास्टिंग पे कितना इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और 2 घंटे लंच के बाद कितना इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। शुगर अलग होती है जी। अगर वो इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब आपकी बॉडी शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है और वो फैट के रूप में या तो आपके लिवर में बैठ रही है या आपके पेट पे बैठ रही है या आपके आर्टरीज में जा रही है जहाँ ब्लॉकेजेस हो रही हैं और इस्केमिक हार्ट डिजीज हो रही है या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रही है। मतलब 5-10 सालों के अंदर डायबिटीज होगा। यस। और डायबिटीज होने के बाद बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे। हाँ, क्योंकि डायबिटीज इज एक्चुअली एक तरह का दीमक होता है, हमारे शरीर को अंदर से खा जाता है अगर वो कंट्रोल नहीं करते हम। एक बार मैं कहीं लेक्चर देने गई थी तो मेरे पास सामने 2 व्यक्ति थे, काफ़ी सारे थे, उसमें से 2 व्यक्ति सामने आए। जी। दोनों की उम्र में 5 साल का फ़र्क था। एक लग रहा था 70 साल का और दूसरा लग रहा था 45 ईयर्स का, बट एक्चुअल फ़र्क खाली 5 साल का था। क्या फ़र्क था? जो बूढ़ा लग रहा था उसने बोला कि मुझे शुगर मेरी हाई है बट मुझे दवाई नहीं लेनी। तो उसने दवाई कभी ली नहीं। उसको 20 साल से डायबिटीज़ था बट उसको बोलना मैं डाइट से मैनेज करता हूँ। इसकी वजह से उसका पेट ऐसा बड़ा था, उसके बाल सारे चले गए थे, उसको ऑलरेडी स्टेंट लग चुके थे और चूँकि शुगर मसल लॉस हो गया था उसको, तो उसके बैक में पेन था और नी में पेन था। और जो दूसरा व्यक्ति था जिसने अपनी डॉक्टरों की बात मान के उसने मेटफॉर्मिन जो प्री डायबिटिक कंडीशन की दवाई है या डायबिटिक की दवाई शुरू कर ली कि मुझे तो चाहिए नहीं बीमारी, मेरे को शुगर को सॉल्व करना है, मुझे शुगर का साइड इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं चाहिए। तो उसने दवाई शुरू कर ली। वो एकदम आइडियल बॉडी वेट था, एकदम स्फुर्तीला था, खूब अच्छे से चलता था, उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ नहीं थी, उसको फैटी लिवर नहीं था, कुछ भी नहीं था और ये सारी चीज़ें दूसरे को थी। तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि एक इंटरनेट पे एक वीडियो चल रहा है कि जब तक 7.5 HbA1c ना हो आप दवाई न लें। ऐसे करके काफ़ी भ्रांतियां हैं और सब आते हैं ये सब सुन सुन के मेरे पास। स्पेशली जो हिंदी में काफ़ी सारी वीडियोस प्रचलित हैं, आप फेसबुक में देख लें, इंस्टाग्राम में देख लें, आप देखेंगे तो 1000 वीडियो ऐसे मिलेंगे। मैं ये कहती हूँ कि घर में हमको बीमारी को घुसने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि शुगर अकेला नहीं आता, उसके भाई और बहन होते हैं। एक होता है शुगर आएगा तो साथ में आपको ब्लड प्रेशर आएगा और उसके साथ साथ में आपको हाई कोलेस्ट्रॉल या इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये 2 उसके भाई बहन होते हैं और भी 5-10 और हैं उसके कजिन ब्रदर्स सिस्टर्स। एक प्रैक्टिकल नज़रिए से इस पूरे प्रॉब्लम को देखते हैं। स्पेशली अगर आप प्री डायबिटिक होते हो, आपकी बॉडी आपको बताती है, बहुत बताती है। अक्सर बेली फैट डिपोजिशन के साथ फॉर विमेन। नहीं, मैं आपको बताती हूँ उसके कितने सारे सिम्टम होते हैं। जी। ओके, ब्लड तो बाद में आता है, फिजिकल सिम्टम बताती हूँ प्री डायबिटीज़ की। तो ये प्री डायबिटीज़ जो विमेन का तो मैंने आपको बताया ही, तो उनकी जो सिम्टम्स होती हैं जो कि वो भी जो यंगस्टर्स पे भी लागू होती हैं, यंग गर्ल्स पे भी लागू होती हैं, यंग मेन पे भी लागू होती हैं। पेट यहाँ पे, वजन यहाँ पे बढ़ना और विमेन के लिए आर्म्स में बढ़ना। दूसरा पिगमेंटेशन, मैं देखती हूँ यहाँ पिगमेंटेशन होता है उनको और यहाँ होता है और यहाँ पे पिगमेंटेशन होता है, मतलब गर्दन थोड़ी वो डार्क यहाँ पे थोड़ी डार्क हो जाती है, यहाँ पे आ जाता है थोड़ा पिगमेंटेशन। ये फिजिकल सिम्टम होते हैं। और फोल्ड्स में जैसे कि आर्मपिट जो भी स्किन फोल्ड्स है वहाँ पे आपको पिगमेंटेशन मिलेगा। फटीग, ये तो हो गया फिजिकल सिम्टम देखने के लिए। और साथ साथ में वार्ड्स होते हैं, स्किन टैग्स। जी जी जी। हाँ, जैसे एक आदमी को अगर मैं देखती हूँ स्किन टैग में, बोले भैया प्लीज़ आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, आपको ये आएगा ही। मैं तो देख के समझ जाती हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गया फिजिकल सिम्टम। साथ साथ में फीलिंग क्या होती है, आपको फटीग, थकान लगती है, लैक ऑफ मोटिवेशन, फटीग और मीठा खाने का मन ज़्यादा, मोटिवेशन इतना ज़्यादा नहीं है। एक मेरे पास एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, इंडिया के टॉप मोस्ट में। वो आए, उनको एक ही प्रॉब्लम थी। वो बोली मुझे 11 बजे नींद आ जाती है, ऑफिस में बैठता हूँ मीटिंग में और मुझे नींद आ रही है। मैं लंदन चला गया, मैं अमेरिका चला गया, कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा उनकी प्रॉब्लम। तो मेरे पास आए कि ऑफकोर्स उनको वज़न भी कम करना था। मैंने बोला उनको कि देखिए आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा। उन्होंने कराया। उनका टेस्ट जो मैं चाह रही थी, इंसुलिन ज़्यादा आया, पोस्ट इंसुलिन भी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा नहीं थी, शुगर नॉर्मल था और उनका HbA1c भी नॉर्मल था, बट इंसुलिन पोस्ट एंड फास्टिंग बहुत ज़्यादा था। मैंने बोला आपको जाके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले मैं अपने फैमिली डॉक्टर से पूछूंगा। फैमिली डॉक्टर ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, तो वो नहीं गए। मैं बोली आपकी मर्ज़ी, मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया। उनकी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो फिर से आए मेरे पास एक महीने बाद।
मैंने बोला देखिए मैंने आपको कहा था, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो अरेंज करो। तो मैंने बॉम्बे के बेस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उनके घर पे भेजा। तो उन्होंने घर पे गए और उन्होंने दवाई लिख के दी। तो उन्होंने शुरू कर ली दवाई शुरू करने के 1 वीक बाद, उस दिन छुट्टी थी, संडे का दिन था और मेरे घर पे काफ़ी गेस्ट थे, तो मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं उठाया मैंने। तो उन्होंने मेरे लैंडलाइन का नंबर पता नहीं कहाँ से खोजा, मुझे फ़ोन किया और मेरे को बोला कि मैं विश्वास नहीं कर सकता, मेरा फटीग और जो नींद आना 11 बजे एकदम ख़त्म, मैजिक हो गया। मुझे किसी ने सॉल्व नहीं करा। इस तरह की चीज़ें होती हैं अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट करो। तो एक सिम्टम हो गया फटीग। दूसरा, मीठा खाने का मन ज़्यादा। एक्चुअली काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे आप खाना खाते हो तो आपको खुशी होती है ना खाना खाने के बाद, वाह मज़ा आ गया खाना खा के। संतुष्टि, वाह इतना अच्छा शब्द, कितनी अच्छी हिंदी बोलते हो आप। संतुष्टि हो जाती है। ऐसे लोगों को संतुष्टि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि खाने के बाद जो ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, क्योंकि वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा। तो वो थकान लगती है, इरिटेशन लगती है, लो फीलिंग लगती है, लगता है और कुछ खाऊं, तो ज़्यादा खाते हैं। तो ये हो गया फीलिंग वाइज। दूसरा एक और सिम्टम है, इनको स्किन की भी प्रॉब्लम होती है। स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे लोगों को। ना ब्लड रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम मतलब वॉट्स के अलावा? वॉट्स के अलावा जैसे कि एक्जिमा, ये सब भी प्रॉब्लम। काफ़ी लोगों को ये भी सिम्टम होता है, सबको नहीं होता, मतलब कलेक्शन ऑफ सिम्टम। ब्लड रिपोर्ट्स में क्या क्या होते हैं वो क्लियरली हमको दिखते हैं। तो एक तो आपका LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL नीचे होगा, ट्राइग्लिसराइड्स काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके बाद यूरिक एसिड ज़्यादा होता है इन लोगों का। उसके बाद HSCRP इन्फ्लेमेशन मार्कर, आप कह रहे थे ना शुगर की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, वो एक्चुअली इंसुलिन की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। तो HSCRP विच इज़ हाईली सेंसिटिव C रिएक्टिव प्रोटीन, वो ज़्यादा होता है। और लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, दैट मीन्स उनको फैटी लिवर की शिकायत हो सकती है। उसके बाद शुगर, अगर आपका HbA1c अगर 5.5 हो और इंसुलिन जो आपका फास्टिंग इंसुलिन एंड पोस्ट इंसुलिन अपने रेंज से थोड़े एलिवेटेड रेंज पर रहता है, दैट मीन्स आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये ब्लड रिपोर्ट्स में चेंजेस होते हैं आपके। इतने सारे साइंस होते हैं बिफोर डायबिटीज़ हिट्स यू, और फिर भी आप नहीं देखते, फिर भी आप दवाई नहीं शुरू करते। बेसिकली डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है प्री डायबिटीज साइंस देखकर? नहीं, पहले तो आप न्यूट्रिशन के पास जाएं, बिकॉज ये बॉम्बे में बहुत कम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इस चीज़ को समझते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैलकाटा के तो आप कह रहे हो डाइट से फिक्स हो सकती है चीज़ें? नहीं, यू नीड एक्सरसाइज, डाइट एंड अ डॉक्टर, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, बिकॉज हम प्रिस्क्राइब नहीं करते। जी। वन हैज़ टू गो टू अ डॉक्टर, गेट द प्रेस्क्रिप्शन एंड कम ऑन ट्रैक। हल्के से रिवाइंड करके कुछ डाइट गाइडलाइंस दे दो। बहुत सारे लोग जानते कि वो प्री डायबिटिक है। हाँ, अक्सर जिन लोगों को फैट लॉस करना है, एटलीस्ट भारत में मैंने नोटिस किया, वो सारे प्री डायबिटिक होते हैं। दैट्स द ट्रूथ। बिकॉज इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबके जीन्स में है, सबके जीन्स में। इसलिए एक बहुत बढ़िया बात है कि हम ये पॉडकास्ट हिंदी में कर रहे हैं। यस। अगर आपको फैट लॉस चाहिए, चांसेस आर दैट यू माइट बी प्री डायबिटिक। इसलिए मैम 4 डाइटिंग गाइडलाइंस दे दीजिए। ठीक है, बट मैं आपको बताऊं, एक मेरे पास बच्चा आया था 14 साल का, उसको बहुत हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन थे, बट उसमें जो रिजॉल्व था ना उसकी मनोशक्ति बहुत तेज़ थी, तो उसने सब कुछ छोड़ा और जो हम बोलते थे वो किया। तो उसने 20 किलो वजन गिराया और उसका इंसुलिन नॉर्मल आ गया। बट ये बहुत कम लोग होते हैं जिसमें रिजॉल्व इतना स्ट्रांग होता है, सबका नहीं होता ऐसे। और एक ऐसे काफ़ी लोग इस तरह के लोग हैं, जैसे हमारे पास एक 62-year-old आए थे, मिस्टर सुनील अडवाणी, जो ब्लू स्टार के हैं। तो वो आए मेरे पास, वो बोले कि सुमन, उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं था, वो बोले मेरे को एक ही प्रॉब्लम है, मेरा लिवर है वो मेरा फैटी लिवर 26% था। वो तो बोले कि अब मैंने बहुत अच्छी वाइन कलेक्ट कर रखी है सालों से, मेरी तो लाख 2 लाख की वाइन है, मुझे पीनी है, मेरे को फैटी लिवर आ गया, डॉक्टर बोला आप नॉनवेज नहीं खा सकते और आप वाइन नहीं पी सकते। तो बोला मुझे दोनों करना है, मुझे डाइट दो। तो मैंने कहा ठीक है, पहले तो मैं आपकी जो फैटी लिवर क्यों है इसका रीज़न बताती हूँ। तो मैंने टेस्ट किया, उसमें उनका इंसुलिन ज़्यादा आया, उनको मेटफॉर्मिन शुरू करवाया। साथ साथ में हमने बोला अच्छा ठीक है, आपको ऑल्टरनेट डे पे हम वाइन दे देंगे।
ऑल्टरनेट डे मतलब वाइन ही टू हैव 100 to 150 ml. नॉन वेज मैंने बोला कि एक दिन चिकन दूंगी, एक दिन फिश दूंगी, नॉन वेज भी दे दिया. उनका 3 महीने में 10 किलो वजन चला गया. ऑफ कोर्स विथ एक्सरसाइज एंड डाइट, साथ साथ में खाली इतना नहीं और भी कुछ था. और उनका 3 महीने में उनका फ़ोन मुझे रेडियोलॉजिस्ट के वहाँ से आया. वहाँ से बोल रहे हैं कि मेरा 3 महीने में 26 या 28% फैट जो था लिवर में 1% पे आ गया. उनका खाना क्या था? सुबह मैंने उनको चूँकि नॉन वेजिटेरियन थे तो अंडे दिए थे, साथ में टोस्ट दिया था. टोस्ट में ब्राउन लो वाइट लो मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता. लंच में मैंने उनको दाल दी और रोटी दी और सब्जी दी, बैलेंस दिया और थोड़ा सा दही दिया बिकॉज प्रोबायोटिक ज़रूरी है. शाम को मैंने उनको कहा कि आप बहुत लो फैट क्रैकर्स ले लीजिए कुछ भी, और साथ में जो आपका लाइट टी कॉफ़ी ले लीजिए. एंड डिनर पे मैंने उनको थोड़ा सा उनके बॉडी के हिसाब से अमाउंट ऑफ चिकन या फिश, एंड फ्राइड नहीं ऑफ कोर्स, एंड थोड़ा सा कार्ब्स कम, एंड साथ में वेजिटेबल्स दिया. सो एंड वाइन जिस दिन वो वाइन लेते थे उस दिन रोटी नहीं लेते थे डिनर पे. बस इस तरह का डाइट था और एक्सरसाइज था, एंड ही लॉस्ट 10 kgs. सो आपने बेसिक कार्ब्स रिड्यूस करे, कार्ब रिड्यूस किया, प्रोटीन बैलेंस किया, फैट को नॉर्मल रखा, फैट कम नहीं किया, फ्राइड कम किया, मीठा बंद किया, अल्कोहल कम किया, बंद नहीं किया. और जो बाकी के पैरामीटर्स थे, विटामिन डी चेक किया वो लो था, B12 चेक किया वो उसको ठीक किया, एंड सारे पैरामीटर्स उनके नॉर्मल हो गए. बेसिक गाइडलाइंस. बस. बट अगर ये गाइडलाइंस इतने बेसिक है तो लोग फॉलो क्यों नहीं करते? हाँ, क्यों नहीं करते, पता नहीं क्या करते हैं. मतलब 25 सालों में आपको क्या पता चला है कि लोग क्यों नहीं फॉलो करते? अभी मेरे पास आ रहे हैं लोग, अरे मैम पार्टी थी तो थोड़ा तो पी लूँगा ना, उसके बाद फ्राइड खा लेते हैं. और अभी एक क्लाइंट था, वो बोला अभी मैंने 2 महीना आपके साथ डाइट किया, बस उसके बाद बोला एक समोसा तो खा ही लेता हूँ. या मीठा, आप बताओ डिज़र्ट कितना प्रॉब्लम होता है डिज़र्ट से लोगों को दूर रखने के लिए, तो मीठा खा लेते हैं. और रात को देर तक सोते हैं, सुबह नहीं उठते, एक्सरसाइज नहीं करते, काफ़ी चीज़ें होती हैं. दूसरी एक और प्रॉब्लम है, जो बहुत मोटे होते हैं ना उनको लगता है कि, या जो थोड़े वजन ज़्यादा होता है उनको लगता है कि हमको एक्सरसाइज बहुत करनी चाहिए. तो वो क्या करते हैं कि एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं, 2 घंटा कर देते हैं, और प्रोटीन बढ़ा देते हैं और कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं. वेट कम नहीं होता, बढ़ जाता है. तो एक फाइन बैलेंस होता है. तो उसके लिए आप पैराफर्नालिया हटा दीजिए, विच इज़ डिज़र्ट्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, नाश्ते, फ्राइड, फरसान, पापड़. मतलब इंडिया में पापड़ बाबा रे. पापड़ ये सब हटा दीजिए. और अल्कोहल एकदम कम कर दीजिए, जो कि यंगस्टर्स को नहीं सबको ही लागू होती है. और साथ साथ में अपने डाइट को फ्राइड या पैकेज फूड हटा दीजिए. मेक इट बेसिक होम फूड, एंड कम से कम बाहर से ऑर्डर करें. अनलेस अगर आप बाहर खाने को जा रहे हो, तो आजकल तो रेस्टोरेंट में भी बहुत हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है कि नहीं है. तो आपको बस स्मार्टली चूज़ करना है. बैलेंस ब्रेकफास्ट लंच डिनर का गड़बड़ नहीं करना है. प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एंड फाइबर आना ही चाहिए ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर. अगर आपने कुछ वाइन लिया, कुछ इवनिंग स्नैक्स में ज़्यादा खा दिया, डिनर में से कार्ब्स ना लें. तो ये बेसिक गाइडलाइन होती है. और एक्सरसाइज का टाइम बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपका जो एक्सरसाइज है वो मील के बाद नहीं होना चाहिए. सारी जो लेडीज़ आती हैं ना, एक ही प्रॉब्लम है, वो जितने भी उनके ट्रेनर्स हैं ना उनको दोपहर का टाइम देते हैं. आप मैं 11 बजे आता हूँ. अरे 11 बजे एक्सरसाइज करके वेट लॉस कैसे होगा, आप ये बताओ. एक्सरसाइज के 2 ही टाइम होते हैं. हैवी मील के बाद में आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका वजन बढ़ेगा या कम नहीं होगा. आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना चाहिए जब आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है. तो थोड़ा नट्स ले लिया और साथ में 1-2 डेट्स ले लिया एनर्जी के लिए. उस वक्त अपना कार्डियो करिए, ट्रेनिंग करिए, एट्सेट्रा. और अगर आपने 11 बजे एक्सरसाइज करना है तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन हैवी मत बनाइए, लाइट रखिए ब्रेकफास्ट को. और तो टाइमिंग ऑफ एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको एक्सरसाइज के पहले या बाद में तुरंत अच्छा खाना खाना चाहिए विदिन 30 मिनट्स. अगर आपको वेट मेंटेन करना है, मसल बढ़ाना है, तो विदिन 30 मिनट्स ऑफ योर वेट ट्रेनिंग यू शुड हैव प्रोटीन वॉट एवर अमाउंट योर ट्रेनर हैज़ टोल्ड यू. और अगर आपको वेट लॉस करना है और फैट लॉस करना है, मसल मेंटेन करना है, तो एक्सरसाइज के आधा घंटा आगे पीछे कुछ न लें, और हैवी मील के बाद में हैवी ट्रेनिंग ना करें या वॉक भी ना करें.
आपने जो पैराफेरनेलिया के बारे में बात किया, आई फील कि एक फ्लिप साइड एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि नो द रीजंस व्हाई पीपल पुट ऑन वेट. पहले तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो एप्स का कल्चर है आजकल, आई कैन एटलीस्ट स्पीक फॉर पीपल माई एज, क्योंकि खाना मंगाने के बाद ना अच्छा फील होता है, वो डोपामिन किक मिल रहा है कि बटन दबाया खाना आ गया. या तो या तो वो एप्स डिलीट कर दो, या जब आप ऐप स्कैन करो खुद को ये याद दिलाओ कि यार ये बाहर का खाना है. जस्ट नो दैट इट्स ऑलवेज हेल्दियर टू हैव होम फूड. दूसरी बात, आई फील कि सोशल सर्कल्स बहुत मैटर करते हैं कि आपके ऑफिस के लोगों की ईटिंग हैबिट्स कैसे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड की ईटिंग हैबिट्स कैसे हैं, फैमिली की ईटिंग हैबिट्स कैसे हैं, ये बहुत मैटर करता है. एंड टू बी एबल टू स्पॉट की गलतियाँ कहाँ से हो रही है, किस इंसान की वजह से हो रही है, उस इंसान से या तो बात करो, उन्हें भी मोटिवेट करो, या उनसे दूर रहो. तीसरी बात यही पैराफेरनेलिया कि घर पर बहुत ज़्यादा फरसान रखना, घर पर ये सॉफ्ट ड्रिंक्स रखना, घर पर स्नैक्स रखना. उसके बदले जब भी आपको स्नैक्स खाने का मन हो आप प्रोटीन खा लो थोड़ा सा. बट एक्सेसिव प्रोटीन भी तो प्रॉब्लम है ना. एक्सेसिव प्रोटीन हमारे यूरिन से चलाता है, स्टोर नहीं होता उसका. छोटा मोटा प्रोटीन. एक बोल दही, एक ऐसे कुछ नहीं. अगर आपको जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया आपने सब खा लिया, फिर भी आपको भूख लगी है, तो आप क्या ले सकते हो? आई थिंक अ फ्रूट, मे बी अ कैमोमाइल टी, हल्का सा हनी डाल के. बट ना एक और जो स्लीप डिस्टर्ब कर रही है, जो स्लीप की बात हो रही है ना, 4 बजे के बाद से कैफीन नहीं लेना चाहिए. तो प्रोटीन ज़्यादा खाने से, जैसे कि मैंने देखा काफ़ी लोग, अच्छा ठीक है आपने डाइट जो दे दिया वो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ चने का डब्बा रख लेती हूँ गाड़ी में, जब भी मन किया चने खा लूँगी. बोलते ऐसे थोड़ी है. आपको चना का टाइम है, उसी टाइम पे खाना है. बैक टू टॉकिंग अबाउट ओल्डर जनता. यस. अब उसमें न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में हम बात कर सकते हैं. बेसिक से स्टार्ट करें, होते क्या है? सो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो कि मेडिसिन नहीं है, और आप जैसे कह रहे थे कि आपको भी न्यूट्रास्यूटिकल्स पसंद नहीं थे एक उम्र में, आपने कहा कि नहीं कुछ ज़रूरत नहीं होती. मैं भी वैसी थी, मुझे दवाइयों से या विटामिन से बिल्कुल लगाव नहीं था. मुझे लगता था कि देना ही नहीं चाहिए किसी को. बाद में मेरे को समझ आया, मुझे ऐसा समझ आया कि जितने हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, रिमोट्स हैं, फ़ोन्स हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, तो उतने ही हमको विटामिन हमारे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक्टिविटी कम हो रही है. एज सिंपल एज दैट. अब आप जैसे पहले आप एक ग्लास ऑरेंज जूस ले लेते थे तो आपको विटामिन सी मिल जाती थी. अब अगर आप एक ग्लास ऑरेंज जूस पियोगे तो उसके साथ में 250 कैलोरी मिलेगी, उसको आप बर्न कहाँ करोगे? तो एक विटामिन सी आ गया. फिर इसी तरह से बी कॉम्प्लेक्सेस क्यों हमको ज़रूरत है? क्योंकि जिस ढंग से हम कुकिंग करते हैं, वेजिटेबल्स को धोते हैं और कितनी दूर से हमारे शहरों में आते हैं, तो उनमें बी कॉम्प्लेक्सेस की कमी हो जाती है प्रेशर कुकिंग से वगैरह वगैरह. तो हमको बी कॉम्प्लेक्स चाहिए. तो इसकी वजह से हर मॉडर्न इनोवेशन हमको एक पिल भी देके गया है. तो इसके लिए एक मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि इट्स अ मल्टीविटामिन कम मिनरल. और एक हमको ओमेगा इज़ प्रूवन कि जो उसमें DHA एंड EPA होता है, हमारे ब्रेन सेल्स को ज़्यादा टाइम तक यंगर और बेटर रखता है और हमारी कनेक्टिविटी को बेटर करता है. तो ओमेगा बहुत ज़रूरी होता है. तो एक वो हम लंच के साथ ले लें, तो मल्टीविटामिन ब्रेकफास्ट के साथ में, ओमेगा लंच के साथ में. और अगर आपको ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स एंड फ़ोन स्क्रीन, ब्लू रेज, iPad, इसके वजह से हमको मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है, तो आप मेलाटोनिन रात को ले लें. ये 3 बेसिक हो गए. इसके अलावा हम B12 D3 का रेगुलर चेकअप बताते हैं और उसके हिसाब से विटामिन आपको लेना चाहिए डॉक्टर के हिसाब से. और हम बोलते हैं कि यूबिक्विनॉल करके एक विटामिन होता है विच इज़ कोएंजाइम Q10 से बनता है. सो कोएंजाइम Q10 का एक्टिव फॉर्म इज़ यूबिक्विनॉल. वो भी हमारे शरीर में कमी हो जाती है, स्पेशली जो लोग थायराइड से पीड़ित होते हैं, उनके हार्ट के मसल में वो कमी हो जाती है. तो उसको ठीक रखने के लिए, बेटर रखने के लिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए इट्स अ सुपर एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हम 95% ऑफ लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आप लंच के साथ में वो भी ले लें. ये बेसिक वाइटामिन है. विटामिन सी हम सबको नहीं देते, कैल्शियम हम सबको नहीं देते. कैल्शियम देते भी हैं तो हम K2 के साथ में देते हैं, जिससे कि प्लाक फॉर्मेशन ना हो आर्टरीज पे. सो ये हमारी बेसिक विमेन के गाइडलाइंस हैं. ओके. और आप यहाँ एक एजिंग पर्सपेक्टिव से दे रहे हो, राइट? यस. और मैंने आपको बताया कि प्रोटीन पाउडर में भी 3 रकम के होते हैं. एक तो होता है प्लांट बेस्ड, जो कि पी प्रोटीन से बनता है, सोया प्रोटीन से बनता है वगैरह वगैरह. और एक होता है हमारा वे प्रोटीन विच इज़ वे आइसोलेट, जो आपने बताया, जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल होता है. थर्ड प्रोटीन होता है, उसको कहते हैं कोलेजन.
कोलेजन भी 2 रकम का होता है। वन इज़ फॉर स्किन, जो कि हमारे सबके स्किन के नीचे में कोलेजन होती है, जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है वो कम होते जाता है, तो वो कोलेजन को मेंटेन करता है। सो दैट इज़ फिश कोलेजन। एक दूसरा कोलेजन होता है विच इज़ बोवाइन कोलेजन, जो कि हमारे जॉइंट्स में जो कार्टिलेज होता है उसको वापस से या तो बेटर करता है, रीबिल्ड करता है, या उसको मेंटेन करता है। तो इवन ट्रेनिंग के लिए भी कोलेजन दिया जा सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है वो वे प्रोटीन है, उसमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। बट पी प्रोटीन में भी अमाइनो एसिड 1 या 2 कम है, एंड कोलेजन में भी 1 या 2 कम होता है। तो आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो वे प्रोटीन प्लांट प्रोटीन का, या वे प्रोटीन एंड कोलेजन का, वो बेटर होता है। और लेडीज़ को अगर 5 से 7 ग्राम कोलेजन पाउडर अगर लेना चाहें फॉर द स्किन, जो कि फिश कोलेजन होता है, वो ले सकते हैं। फॉर मिडल एज वुमेन इट इज़ अपने बालों को भी अच्छा करता है, स्किन को भी अच्छा करता है। तो एक एंटी एजिंग पर्सपेक्टिव से सप्लीमेंटेशन स्टैक का बेसिस है प्रोटीन, राइट? वाओ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोटीन ले लो, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो। इसके अलावा मल्टीविटामिन, ओमेगा 3s, फिर आपने कहा यूबिक्विनॉल ओके या कोएंजाइम Q10, ओके, एंड देन यू सेड स्लीप के लिए मेलेटोनिन या मैग्नीशियम मैग्नीशियम। या अश्वगंधा। ओके, ये बेसिक वाले। कैल्शियम, कैल्शियम कुछ कुछ लोगों के लिए, विटामिन सी कुछ कुछ लोगों के लिए, और बस यही तो है। एक और हम देते हैं ग्लूटाथियोन काफ़ी लोगों को, बिकॉज मैंने आपको बताया कि बहुत सारी जो मिडिल एज वुमेन हैं, मतलब जो दे हैव प्री डायबिटिक कंडीशन, और उसकी वजह से उनको पिगमेंटेशन होती है, तो हम ग्लूटाथियन काफ़ी लोगों को देते हैं। स्पेशली के दिनों में तो हम लोगों ने बहुत लोगों को दिया, बिकॉज इट्स ग्लूटाथियन इज़ ए सुपर एंटीऑक्सीडेंट, और काफ़ी चीज़ों की वजह से उसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में। तो लिवर डिटॉक्सिफाई करता है, अगर विटामिन सी के साथ में लिया जाए तो स्किन को लाइट करता है, जो कि जो पिगमेंटेशन निकाल देता है, और इट्स अ सुपर एंटीऑक्सीडेंट। तो मैं क्या विटामिन रोज़ लेती हूँ, एक मल्टीविटामिन रोज़ लेती हूँ, एक मैं यूबिक्विनॉल रोज़ लेती हूँ, ओमेगा रोज़ लेती हूँ, और ग्लूटाथियोन रोज़ लेती हूँ। सो इसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और रात को मैग्नीशियम या अश्वगंधा या मेलाटोनिन, तीनों में से ज़रूरत पड़े तो लेती हूँ। जनरली मैं मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, तो जल्दी से लेना नहीं पड़ता। ओके, और ये सारी चीज़ें एक एंटी एजिंग पर्सपेक्टिव से हम दे रहे हैं, जैसे कि ओमेगा ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए यूबिक्विनॉल, ग्लूटाथियोन इज लिवर एंड पिगमेंटेशन, एंड स्लीप के लिए मेलाटोनिन, और प्रोटीन फॉर मसल, एंड जो मिल्क प्रोटीन मैंने डाइट में बोला दैट इज़ फॉर योर बोन्स। एंड सो हम लोग ने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। ओके, पर ओजेम्पिक नहीं। ओह यस। थोड़ी हाँ, थोड़ी सी बात करते हैं। थोड़ी सी बात कर ली थी हमने। आपने बेसिकली ये कहा कि ओजेम्पिक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। सो एक तो ओजेम्पिक है, एक मोंजारो है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मोंजारो को अलाउ किया है टू बी सोल्ड और इम्पोर्टेड, आई थिंक शुरू हो जाने वाला है। ओजेम्पिक में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, एंड इतना ज़्यादा वो फेवरेट नहीं है डॉक्टर्स का। मैंने डॉक्टर्स की जो प्रेस्क्रिप्शन है उसमें मोंजारो ज़्यादा देखा है ओजेम्पिक से। बट उनके वर्किंग में फ़र्क है, दोनों में थोड़ा फ़र्क है। ओके, अब ने बेसिकली ये भी बताया है कि मेन साइड इफेक्ट है मसल लॉस, ये होगा ही होगा। एक्चुअली क्या करती है इंजेक्शन, दोनों के दोनों सीमाग्लूटाइड है, तो बॉक्स पे लिखा रहता है कि देयर इज़ चांस ऑफ थायराइड कैंसर, तो ये तो लिखा ही है बॉक्स पे, इसमें कुछ नई बात मैं नहीं बता रही हूँ कि वेरी वेरी माइन्यूट चांस ऑफ कैंसर। बेसिकली आप बॉडी के साथ थोड़ा सा खेल रहे हो, आप ऐसा कह सकते हो। बट अगर कोई, जैसे कि हमारे पास 2 ऐसे पेशेंट आए थे, जो कि एक 130 kgs की एक 26 या 27 ईयर ओल्ड लड़की थी, और एक हमारे पास 165 kg के एक जेंटलमैन थे। तो वो हमारे पास, एक तो जो 130 kg की आई, तो उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, बट वो बहुत स्मार्ट थी। उन्होंने बोला अगर मैं ये दवाई ले रही हूँ तो मुझे खाना मैं कम खाऊंगी, मेरा मसल लॉस होगा, मेरे हेयर लॉस होगा, वो मैं नहीं चाहती। तो वो बहुत यंग एज में थी, आई, एंड उनका एक्चुअली 37 किलोज वेट लॉस हो गया, और काफ़ी फ़र्क पड़ा उनको। अभी भी हमारी जर्नी लंबी है, और तो बट उसमें हम लोगों का क्या काम था
फॉर दैट यंग लड़की। हमारा काम था कि उसको हम लोग हर वीक मिलें। एक्चुअली हमारी ऐसा प्रोग्राम लिया था जिसमें कि मैं उसमें डेली इन्वॉल्व थी उनके साथ, और मैं रोज़ उनसे व्हाट्सएप पे बात करती थी, तो मतलब चैट करती थी। तो मैंने जब भी वो एक्सरसाइज नहीं करती थी तो हम उनको कहते थे आपको करना है, खाना कम खाती थी तो हम पुश करते थे और कैलोरी डेंस फूड देते थे, क्योंकि खाना कम खा पाते थे वो लोग। क्वांटिटी कम होती है तो कैलोरीज हल्के से ज़्यादा होती है, वो कम क्वांटिटी। हाँ, ओके। तो वो हम लोगों ने उसको डाइट दिया, तो हम लोग ने देखा कि उसकी हेयर लॉस नहीं हो, मसल लॉस ना हो, फैट लॉस हो रेगुलरली, और एक्सरसाइज रेगुलर करिए। टचवुड बहुत अच्छा हुआ। एंड जो दूसरे जेंटलमैन हैं उन्होंने अभी शुरू किया है, उनको इनफैक्ट हम लोग ने भेजा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास में कि आप ओबीज कैटेगरी में हो, मॉर्बिडली ओबीज, 180 मतलब मॉर्बिडली ओबीज। खाली डाइट से नहीं होगा, आपको मेडिकल सपोर्ट भी चाहिए। तो वो उन्होंने शुरू किया और अच्छा चल रहा है उनका प्रोग्राम। तो साइड इफ़ेक्ट क्या होता है मोनजारो का कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है और आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर करता है या इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, आपको भूख कम लगती है। साइड इफ़ेक्ट्स हैं नोशिया, वॉमिटिंग एंड एसिडिटी एंड गैस। वो तो हम कॉन्कर कर सकते हैं, कैसे? बट कॉन्कर बिकॉज के साथ वो लोग एंटी एसिडिटी दवाई लेते हैं और 1-2 दिन ही होता है, बाद में ठीक हो जाता है। बट जो प्रॉब्लम है सार्कोपीनिया, विच इज़ जिसको कहते हैं हम अननेसेसरी मसल लॉस, जो चेहरे से भी मसल आपके हट जाते हैं। हाँ, जैसे अगर कोई वेट लॉस करता है ओज़ेम्पिक या मोंजारो लेके, आपको तुरंत समझ आएगा देख कर कि इसने ये किया है, बिकॉज़ वो ग्लो चला जाता है चेहरे में, जो नूर। हाँ, चेहरे का नूर चला जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछती हूँ हमारे जितने भी क्लाइंट आते हैं, जो हमारे पास आते हैं, कि आपको फीडबैक क्या मिल रहा है सबसे, क्या बोल रहे थे? हाँ, अगर जब तक वो लोग कहते हैं कि हाँ हमारा चेहरा अच्छा लग रहा है, चाहे 60 की उम्र हो, चाहे 65 की उम्र हो, चाहे 50 की उम्र हो, सब लोग कह रहे हैं आप क्या फेशियल करा रहे हो, क्या करा रहे हो, चेहरा ब्राइट लग रहा है, दैट मीन्स हमारा डाइट सही काम कर रहा है। बट मोंजारो और इनकी वजह से जो सडनली वेट लॉस होता है कम खा के, ऐसा बोलते हैं ना, नूर चला जाता है चेहरे का। तो मसल लॉस, सार्कोपीनिया, और उसकी वजह से हमारी मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाती है। तो हमारे पास एक जेंटलमैन आए थे जिन्होंने 2 साल से वो ले रहे हैं, उन्होंने 8 किलो वजन कम किया, शुगर कम हो गया, बट सारा वजन बढ़ रहा है वापस से, अभी भी ओज़ेम्पिक ले रहे हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना कम हो गया कम खा के कि ओज़ेम्पिक का असर कम हो गया या मोंजारो का असर कम हो गया। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जब आप अगर ये रास्ता लेते हो अपनी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, हम उन्हीं को देना चाहते हैं जिनको डायबिटीज़ हो, अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो या अनकंट्रोल वेट हो या मॉर्बिडली ओबीज हो या ओबीज हो, उन्हीं लोगों को ये ऐसे तरीके अपनाने चाहिए। अगर आपने ऐसे तरीके अपनाए हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक अच्छे एक्सरसाइज ट्रेनर को रखें, और साथ साथ में एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट को रखें जो कि आपको हर बार हैमर करे कि आपने प्रोटीन खाया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, चारों मील्स लिए कि नहीं, और साथ साथ में क्वालिटी ऑफ प्रोटीन अच्छी होनी चाहिए। इन सब चीज़ का ध्यान रखें और लंबे टाइम तक न लें। अपना जो आपका जो एम है, जो आपका ध्येय है कि जो आपको इसको इसके ओज़ेम्पिक के ज़रिए मिलना चाहिए या मोंजारो के ज़रिए मिलना चाहिए, उतना मिल जाए तो कोशिश करके उस रास्ते से निकल जाएं, आई मीन इंजेक्टेबल से। और साथ साथ में ये जो दोनों इंजेक्शन हैं वो अकेले से बेटर है, वो मेटफॉर्मिन के साथ में बेटर काम करते हैं, तो सपोर्टिव ड्रग्स भी चाहिए, केवल ओज़ेम्पिक उससे नहीं होता काम। तो वो एक बहुत अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को खोजें जो कि आपको इस चीज़ में गाइड कर सके। ओके, तो टू समराइज, बेसिकली मेन खतरा ये होता है कि आपका मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो बहुत सकता है, ज़्यादा। और उस खतरे को दूर करने के लिए आपको चाहिए एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एक डाइटिशियन आइडियली, और एक बहुत बढ़िया जिम ट्रेनर, जिम ट्रेनर, स्ट्रेंथ फिजियोथेरेपिस्ट, या जो एंड फोकस ऑन नॉट लूजिंग मसल मास। यस, एंड डाइट पर्सपेक्टिव से प्रोटीन खाना ही खाना है और हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाना खाना। क्योंकि हाँ, जैसे मेरे पास 2 जन ऐसे हैं जिन्होंने ओज़ेम्पिक शुरू किया, भूख खत्म हो गई, बट रोज आइस, क्योंकि दिन में खाना नहीं खाया तो रोज रात को आइसक्रीम जरूर खाएंगे। तो क्या फायदा हुआ, क्यों ले रहे हो आप? तो ये जो ओज़ेम्पिक फेस का प्रॉब्लम होता है जहाँ चेहरे से नूर हट जाती है, सवाल ये है कि इन लोगों ने जिनको ओज़ेम्पिक फेस हुआ है, उन्होंने क्या गलती करी है? उन्होंने बहुत जल्दी वेट लॉस किया है, वो बहुत फास्ट, क्विक। मील्स पर फोकस नहीं किया। हाँ, कि ठीक है, भूख नहीं लगी तो मैं क्यों खाऊं? ओके। ओके। तो वेट लॉस होगा, बट नूर भी तो जाएगा ना। फैट कम खाया। सो जो हमारे चेहरे पे नूर होता है वो किससे बनता है? जो
हमारे इसके नीचे एक तो मैंने बताया हमारे डर्मिस लेयर जो फैट लेयर होती है और मसल्स होती हैं चेहरे पे और कोलेजन होता है। तो ये जो कोलेजन है वो एग्स में होता है और काफ़ी खानों में होता है और साथ साथ में जो फैट है तो आपको बैलेंस चाहिए घी का और तेल का, वो बहुत ज़रूरी है और साथ में प्रोटीन चाहिए फॉर मसल के लिए। ये सब को ध्यान में रख के अगर हम ओजेम्पिक लें या मोंजारो लें तो कोई कमी नहीं है। बट मैं किसी मेरे क्लाइंट को ये नहीं बोलूँगी कि आप ये शुरू करो। वो अगर आते हैं ये लेके तो ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि शॉर्टकट ना दें अपने क्लाइंट्स को, ये सारे शॉर्टकट्स होते हैं। ओके, मैंने एक्चुअली ओरिजिनली सोचा था ये वाले एपिसोड के लिए कि हम एक टाइमलाइन ड्रॉ आउट करेंगे, प्री मेनोपॉज से स्टार्ट करेंगे, देन वील गो इनटू ओल्ड एज। बट इतनी सारी बातें करने के बाद ये पता चला कि गाइडलाइन सेम ही रहती है, प्रॉब्ली फ्रॉम एज रफली 40 टिल कंप्लीट ओल्ड एज। प्रॉब्लम्स हर किसी के सेम ही रहते हैं, गट इश्यूज होते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं और बोन और मसल इश्यूज होते हैं। और इन सारी चीज़ों का सल्यूशन सेम ही है कि प्रोटीन पर फोकस करो, बैलेंस डाइट पर फोकस करो, और जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के कि नॉट एक्सरसाइजिंग, नॉट टेकिंग अप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उनसे दूर रहो। साथ में अगर सप्लीमेंट्स ऐड करें तो आपकी बॉडी के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी जीवन के लिए वो एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। बेसिक लॉजिक है, फिर से बेसिक लॉजिक है। और एक और मैं कहूँगी कि 50 साल की उम्र के बाद जो भी हमारे जीन्स में है, हमारे डीएनए में है, जैसे कि मेरे जैसे फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल है, एस्मा है, कैंसर है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, जितना आप सोचें सब है, माइग्रेन, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब कुछ है, फैटी लिवर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो बी वॉचफुल, आप इस चीज़ों पर एकदम ध्यान रखें कि आपके जीन्स में क्या है, उसकी एक लिस्ट बनाएं और उसकी आप रेगुलर टेस्टिंग करें हर साल, और उन बीमारियों से आप दूर रह सकते हो कि नहीं वो ज़रूरी है। एक्चुअली मैंने न्यूट्रिशन इसीलिए शुरू किया था कि मेरे फैमिली में बहुत हिस्ट्री में बहुत सारी बीमारियां थी, तो मुझे एक ही चीज़ चाहिए थी कि मुझे कोई बीमारी ना हो, वो हमारा मेन एम था। तो इसकी वजह से मैंने अपनी कोर्स करी और जो नॉलेज मैं स्प्रेड कर रही हूँ, और मेरा हर क्लाइंट के साथ एक ही एम होता है कि आपकी जो बीमारी है वो ठीक करूँ और जो आने वाली है उसको रोकूँ, और जो ऐसा करूँ कि आपको कोई बीमारी कभी ना आए। तो जैसे मैंने मेरे साथ किया, टचवुड अभी तक तो कोई भी नहीं है, एक भी दवाई नहीं लेती मैं, एंड गॉड इज़ ग्रेट, एंड भगवान ने बहुत साथ दिया मेरा, आप जैसे लोगों से मिलाया। सुमन मैम इज़ ग्रेट, क्योंकि उनके थ्रू बहुतों की हेल्प हो रही है जेन्युइनली। आई थिंक कि ऐसा कंटेंट अगर भारत में 15 साल 20 साल पहले आ जाता तो बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़ता। और यही इंटेंशन है ऐसे एपिसोड्स के साथ, स्पेशली वो लोग जो अभी 40s में 50s में, ये एक वेकअप टाइम होता है बहुतों के लिए। सो आई होप दैट दे फेल्ट असिस्टेड। और जो हम लोग ने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी हिंदी में, वेट लॉस, हाँ, कि किस तरह से हमारा 4 घंटे में खाना होना चाहिए, वो उनको ज़रूर देखें, जिससे कि उनको समझ आ जाए कि आपका आहार दिन भर में कैसा होना चाहिए। डाइट्स और हेल्थ एक बहुत इजी टॉपिक है, पर एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी हो सकता है। सो इट्स अप टू यू, बेसिक्स फॉलो कीजिए पर सीखते जाइए। दैट्स व्हाट आई से। सो मैम, थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइम ऑलरेडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का TRS एपिसोड। आई हाईली रिकमेंड कि सुमन मैम के साथ जो वेट लॉस एपिसोड हमने रिकॉर्ड करा था ऑलमोस्ट 1 साल पहले, वो भी जाकर देखिए। अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो तो हमारे देश के टॉप डाइटिशियन ने बहुत इजी गाइडलाइंस दिए हैं, एंड इट्स ऑल अवेलेबल फॉर यू ऑन TRS। ऐसे ही हेल्थ ओरिएंटेड एपिसोड्स आते रहेंगे। दीज आर द एपिसोड्स आई लिव फॉर। बट थैंक यू फॉर लिसनिंग इन, एंड थैंक यू फॉर supporting TRS.